हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऑल इंडिया नीट टेस्ट का, टेस्ट सीरीज का 21st टेस्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। और ये सेशन है इस मिशन के तहत, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये नोबल मिशन है माय मेंटर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए इस नोबल मिशन को पूरा करने के लिए सेशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101, को एक्सटिंक्शन मीन्स, क्या मतलब है इसका। पहला स्टेटमेंट दिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज लीडिंग टू डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज, एक्सटिंक्शन ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सटिंक्शन ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड एक्सटिंक्शन ड्यू टू ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, को एक्सटिंक्शन। होस्ट एज वेल एज पैरासाइट, अगर इनका दोनों का एक्सटिंक्शन हो, होस्ट में अगर एक्सटिंक्ट हुआ तो पैरासाइट भी एक्सटिंक्ट, या फिर प्लांट पॉलिनेटर का जो रिलेशनशिप है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, ये भी किसका, को एक्सटिंक्शन का एग्जाम्पल है। दोनों को मीन साथ साथ एक्सटिंक्ट। तो एक्सटिंक्शन ड्यू टू ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन, जहां पर कंपलसरी एसोसिएशन है, किसी और को चूज नहीं कर सकता, तो एसोसिएशन ऑफ प्लांट और एनिमल, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और ये कॉजेज जो दिए हुए हैं, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये सारे किसके हैं, ये हमारे बायोडाइवर्सिटी लॉस के इविल क्वार्टेट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स आर प्रेजेंट इन, सेक्रेड ग्रूव्स, तो ये कहाँ कहाँ पर है, खासी एंड जैंशिया हिल्स इन मेघालय, सही दिया हुआ है। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, ये भी सही दिया हुआ है। वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, और इसके अलावा सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एमपी, तो ये सारे ही सही हैं। सेक्रेड ग्रूव्स आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ दीज। 102 इज फोर्थ। नेक्स्ट, which one of the following is the correct match with reference to biodiversity। बायोडाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में करेक्ट मैच पूछा गया है। तो यहाँ पर फिशेस 28,000 स्पीसीज, बीटल्स की कितनी है, 3 लाख स्पीसीज है। ऑर्किड्स और ऑर्किड्स की 20,000, एंड्स की भी 20,000, एंड्स की मोर देन, और ऑर्किड्स की नियरली 20,000। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट। फिशेस की बायोडाइवर्सिटी कितनी, 28,000 स्पीसीज एग्जिस्ट करने, 103rd इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अलोंग विद द हाइपोथैलेमस लिम्बिक लोब इज इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, तो इमोशनल ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट करता है, सही है। हाइपोथैलेमस ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स विच सिक्रेट एल्कलाइन वैक्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक वैक्स। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट है, ये तो सही है, बट ये रिलीजिंग फैक्टर या हार्मोन्स सिक्रेट करेंगे, रिलीज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, तो ये अल्कलाइन वैक्स गलत दिया हुआ है। तो 104 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ओनली टू मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम जो है ये दो नहीं तीन से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से हैं, एक तो मिड ब्रेन हो गया, और दूसरा पॉन्स, और तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये टू मेजर रीजन्स ही गलत है यहाँ पर। ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शंस बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम ये कनेक्शन फॉर्म करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, सही है ये। तो 105 का करेक्ट आंसर यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो 105 इज थर्ड। Next question, given below are two statements. The cerebrum wraps around a structure called thalamus, which is a major coordinating center for only sensory signaling. Cerebrum thalamus को wrap करता है, सही है, but major coordinating center for only sensory signaling, sensory as well as motor, तो यहाँ पर only word गलत दिया हुआ है। Canal called the corpora aqueduct passes through the midbrain, तो ये कौन सी है यहाँ पर, cerebral aqueduct। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, दोनों ही यहाँ पर इनकरेक्ट हो गए। सेरेब्रल एक्विडक्ट इज द कैनाल प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन, नॉट द कार्पोरा। 107, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर ए सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिखाया हुआ है, लर्निंग एंड थिंकिंग से रिलेटेड है। बी यूनिक मैमेलियन फीचर, तो ये क्या है, ये कॉर्पस कैलोसम है। और कंट्रोल गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, एफ क्या है, ये कंट्रोल करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा किसके लिए, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के लिए भी है,
इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी सेंटर भी है और यहाँ पर वॉमिटिंग सेंटर भी है और यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस भी, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 107 का क्या होगा? फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, given below are two statements. There are two types of dendrites, namely myelinated and non-myelinated. तो ये गलत है। टू टाइप्स ऑफ डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? डेंड्राइट्स की जगह एक्सॉन, namely myelinated and non-myelinated. Unmyelinated nerve fiber is not enclosed by a Schwann cell that forms a myelin sheath around the axon. तो 108 में ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट और ये भी गलत हो गया, ये तो था ही। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज ये श्वान सेल से इंक्लोज तो है बट ये माइलिन शीथ नहीं बनाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर 108 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? बोथ वन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। If in a habitat there were total 1 lakh species of different organisms are present, select the correct statement for this habitat. तो we all know total जो species है उसमें से 70% क्या है? एनिमल्स। और एनिमल्स का में भी जो 70% है वो क्या है? वो इंसेक्ट्स है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मोर देन 70,000 स्पीसीज नियरली आर ऑफ एनिमल्स, सही है ये स्टेटमेंट। एंड 49,000 स्पीसीज नियरली आर ऑफ इंसेक्ट्स, और 49,000 के हैं, 49,000 यहाँ पर इंसेक्ट्स हैं, क्योंकि 70,000 अगर ये हुआ तो 70,000 का 70% कितना आएगा? ये 49,000, तो 35,000 गलत हुआ। और 70,000 स्पीसीज आर फिशेस, जब एनिमल्स ही टोटल 70,000 है तो 70,000 फिशेस कहाँ से होंगी? तो 109 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए एंड बी, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका लेड इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ किशलेट फिश इन द लेक। मोर देन 200 स्पीसीज। और ये नाइल पर्च जो इंट्रोड्यूस किया गया है ये क्या है? ये प्रेडेटर फिश है और ये एलियन स्पीसीज का एग्जांपल है। प्रेडेटर फिश जो वहाँ की देसी फिश थी किशलेट फिश, इसको इसने एक्सटेंड कर दिया था, तो ये एलियन स्पीसीज का इन्वेजन का एग्जांपल। 110 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, यहाँ पर करेक्ट मैच बताना है। कैरेट ग्रास, ये इन्वेजिव वीट का एग्जांपल है। पार्थेनियम हिस्टोफोरस साइंटिफिक नेम। वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया, ये भी वीड, एलियन वीड। अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस, सही दिया हुआ है। को एक्सटिंक्शंस, ये प्लांट पॉलिनेटर। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर मैचिंग एकदम सामने ही दी हुई है। फर्स्ट, ए इज फर्स्ट, बी इज सेकंड, सी इज थर्ड एंड डी इज फोर्थ। तो 111 का करेक्ट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? मैचिंग्स नैरोली यूटिलिटेरियन, ये किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, तो उसमें नैरोली यूटिलिटेरियन भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन वे भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, एथिकल ये भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से। और बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है? ये नैरोली यूटिलिटेरियन। डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो ब्रॉडली यहाँ पर गलत दिया हुआ है, डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग मतलब एक्सप्लोरिंग द डाइवर्सिटी, किसके लिए? रिसोर्सेज के लिए। और रिसोर्सेज जो किस में यूज़ किए जाएंगे? एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए, बी और सी। 112 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है, ए, बी एंड सी। नैरोली यूटिलिटेरियन, ये डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ये यहाँ पर कैसे इकोसिस्टम्स में सर्विसेज में इन्वॉल्व है। और एथिकल, जो हमारी मॉरल ड्यूटीज़ हैं उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर ए, बी एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन द गिवन बिलो डायग्राम आइडेंटिफाई ए, बी, सी एंड डी। 113, तो यहाँ पर क्या सही होगा? ए क्या रिप्रेजेंट? बी रिप्रेजेंटिंग एंजियोस्पर्म्स, तो यहाँ पे फ्लावर दिया ही हुआ है,
एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हुए, ये फंगस हुआ, ए मॉसेस और सी एल्गी, ये फर्न्स एंड एलाइज। तो यहाँ पर सारे मैचिंग एकदम सही दी हुई है। 113 इज फोर्थ। इधर ये डी लाइकेंस। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देख बताना है। तो ये क्या है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ है ये, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, और किसने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। इनके अकॉर्डिंग अगर एरिया जो है वो अगर बढ़ाया जाएगा तो स्पीसीज रिचनेस भी इंक्रीज करेगी, बट ओनली अप टू ए सर्टेन लिमिट। इसके बाद एरिया अगर बढ़ाया भी जाए तो ये स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज नहीं करने वाली। तो इसी को बोलते हैं ये जेड स्लोप ऑफ द लाइन। अगर इसका इस लॉग स्केल पर देखा जाए तो ये जेड वैल्यू जो है ये स्लोप ऑफ द लाइन, ये यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो इसका करेक्ट इक्वेशन क्या होगी, s इज इक्वल टू सी ए रेज टू पावर जेड। और इसी को अगर लॉग स्केल पर लिखा जाएगा तो लॉग s इज इक्वल टू लॉग c प्लस जेड लॉग ए। जेड यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो सेकंड ऑप्शन s is equal to c a raised to power z. 114 is second. Now next question. Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. The Bulliform cells help in prevent of water loss. तो Bulliform cells इनको motor cells भी बोलते हैं, और ये फ्लैसेड कंडीशन में अगर होती हैं तो सेल सरफेस एरिया क्या, लीफ का सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज करेंगे, कर्लिंग होगी फ्लैसेड कंडीशन में। और अगर ये टर्जिड है तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, एक्सपोज हो जाएगा। तो बुल्लीफॉर्म सेल्स हेल्प इन प्रिवेंट ऑफ वाटर लॉस। Evaporation efficiently takes place through larger surface area when bulliform cells are flaccid. अगर ये flaccid है due to water stress, they make the leaves curl inwards to minimize water loss. तो assertion भी सही दिया हुआ है, reason भी सही है, और reason इसका correct explanation भी है। 115 is fourth. Both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation. Next, given below are two statements. ये भी assertion reason से related. India one of the 12 mega diversity countries of the world. तो mega diversity country, biodiversity rich है. Although India is only 2.4% of the world's land area, its share of the global species diversity is an impressive 8.1%. तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, और इसी वजह से इसको मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में रखा गया है, वन ऑफ द 12, क्योंकि लैंड एरिया तो 2.4% है, बट इस ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी का कितना परसेंट यहाँ पर है, 8.1%। तो 116 का भी करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ। Now we move to next question. Given below are two statements. New York at 41 degree north has 105 species of birds, and Greenland 71 degree north only 56 species of birds. तो ये यहाँ पर बात हो रही किसकी, ये बात हो रही है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की। अगर लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट करीब 71 डिग्री नॉर्थ पर है और 41 डिग्री नॉर्थ पर है, तो 41 डिग्री नॉर्थ पर जो होगा वहाँ पर इक्वेटर से पास में है, ये इक्वेटर से दूर है। तो जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करेंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे, तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो इसी वजह से 105 स्पीसीज कहाँ पर है, 41 डिग्री, और 56 स्पीसीज 71 डिग्री। In general, species diversity decreases as we move away from the equator towards the pole. तो ये सही दिया हुआ है, assertion भी सही है, reason भी सही है, और reason correct explanation भी है। तो both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation. Out of the four components of phloem, how many components are living and dead respectively? तो phloem में कौन कौन से होते हैं, phloem parenchyma है, phloem fibers हैं, और phloem में sieve tubes और कंपेनियन सेल्स, sieve ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। इसमें से डेड कितने हैं, डेड की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक है, फ्लोएम फाइबर्स, ये डेड है। बाकी फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग है, sieve ट्यूब भी लिविंग है, और कंपेनियन सेल्स भी लिविंग है। sieve ट्यूब में इन्यूक्लिएशन हो जाता है, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस इसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है।
तो कितने लिविंग और कितने डेड रिस्पेक्टिवली पूछे गए, तो लिविंग हो गए 3 और डेड हुआ 1। तो 118 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 118 इज फर्स्ट, 3 and 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन ग्रासेस रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स? कौन सा टिश्यू ग्रासेस में प्रेजेंट है जो रीजनरेट करता है पार्ट को? तो लेटरल मेरिस्टेम, टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो ग्रासेस में क्या प्रेजेंट है? इंटर कैलरी। इंटर कैलरी मतलब इंटर कैलेटेड, बीच में जो धसा हुआ, कैलेटेड मतलब होता है धसा हुआ, तो इंटर कैलरी, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, क्योंकि ये स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, जब प्लांट का फॉर्मेशन हुआ होगा तब से प्रेजेंट है, इसीलिए प्राइमरी मेरिस्टेम। तो टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, दोनों ही सही है। और ये लेंथ में इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंक्रीज इन लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, कॉमन कैरेक्टर ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट इज? अगर कॉमन कैरेक्टर की बात करें मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में, तो रूट में क्या होगा? रूट जो होती है वो एक्सार्क कंडीशन होगी, स्टेम में एंडार्क कंडीशन होती है। चाहे वो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, स्टेम कैसा होगा? एंडार्क। और एंडार्क कंडीशन में प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम किधर की तरफ होगा? एंडार्क की अगर बात करोगे तो एंडार्क में मेटाजाइलम बाहर की तरफ, पेरिफेरी की तरफ। और यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम, जो छोटा वाला जाइलम होगा, ये सेंटर की तरफ होता है, ये प्रोटोजाइलम वो सेंटर की तरफ। तो इसको बोला जाएगा एंडार्क कंडीशन। और रूट में कैसा होगा? रूट में एक्सार्क प्रोटोजाइलम। तो 120 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? फर्स्ट, एक्सार्क प्रोटोजाइलम। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर करेक्ट मैचिंग आपको बतानी है, तो करेक्ट मैचिंग डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट में कैसा है? कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है, स्क्लेरेनकाइमेटस गलत दी हुई है। और मोनोकॉट, मोनोकॉट में कैसी होती है? पैरेनकाइमेटस नहीं, यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमेटस है, तो ये भी गलत हो गया। डाइकॉट लीफ, पैरेनकाइमेटस मीजोफिल, मीजोफिल पैरेनकाइमेटस है, सही है। और मोनोकॉट लीफ बुल्ली फॉर्म सेल्स, बुल्ली फॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं किस सरफेस पर? अपर सरफेस ऑफ द लीफ। और ये किसमें हेल्प करती हैं? हेल्प इन रिड्यूस द वाटर लॉस, वाटर लॉस को रिड्यूस करती हैं। तो दो ऑप्शन सही हैं यहाँ पर, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट पूछा गया है। तो 121 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, you are given a fairly old piece of dicot stem and a dicot root, dicot stem और dicot root दिया गया है। which of the following anatomical structures will you use to distinguish between the two? कौन सा anatomical structure यूज किया जाएगा distinguish करने को लिए डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट? तो अभी हम लोगों ने देखा था स्टेम और रूट, इसमें क्या डिफरेंस होगा? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्रोटोजाइलम और कॉर्टिकल सेल। तो यहाँ पर प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम का डिफरेंस होगा। सेकेंडरी ग्रोथ दोनों में ही होती है, चाहे वो डाइकॉट स्टेम हो या डाइकॉट रूट हो। प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम स्टेम में कहाँ पर होगा? ये सेंटर की तरफ, तो ये एंडार्क होगा, एंडार्क। और रूट में कैसा होगा? एक्सार्क। तो किसकी वजह से? प्रोटोजाइलम की वजह से डिफरेंस। कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट इन द फ्लोएम ऑफ, तो कंपेनियन सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? जिम्नोस्पर्म्स में, टेरिडोफाइट में, एंजियोस्पर्म्स में या एल्गी में? तो कंपेनियन सेल्स फ्लोएम के कंपोनेंट्स में है। और कंपेनियन सेल्स किस में प्रेजेंट होगी? एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स में कंपेनियन सेल्स भी हैं, सीव ट्यूब भी है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ये यहाँ पर प्रेजेंट है। एब्सेंट अगर पूछा जाए कहाँ पर होते हैं, तो ये जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट है। सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स प्रेजेंट होंगी, सीव सेल्स, और कंपेनियन सेल्स की जगह यहाँ पर एल्बुमिनस सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो प्रेजेंट पूछा गया, तो 123 का करेक्ट आंसर थर्ड, एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is correct statement? Permanent tissues having all cells similar in structure and function are simple. Permanent tissues having different are complex, जैसे xylem and phloem। और यहाँ पर ये simple tissues के types दिए हुए हैं, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma। तो correct answer क्या होगा यहाँ पर? फोर्थ,
ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ट्रैकीड वेसल एंड स्क्लेरीड्स आर सिमिलर। तो ट्रैकीड्स और वेसल्स ये किसके कंपोनेंट हैं? ये जाइलम के। स्क्लेरेनकाइमा अगर राउंड है तो इसको स्क्लेरीड्स बोलते हैं। सिमिलर इन दैट दे आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो स्क्लेरीड्स कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं है। कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, स्क्लेरीड्स जो होते हैं इनका ल्यूमेन एकदम ऑब्लिटरेटेड होगा, तो ये वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट नहीं करेगा। फंक्शन व्हेन डेड, तो यहाँ पर ये सही है क्योंकि ये सारे के हैं डेड एलिमेंट्स हैं। ट्रैकिड भी डेड है, वेसल भी डेड है और स्क्लेरीड्स भी डेड एलिमेंट्स का बना हुआ है। तो 125 का करेक्ट आंसर थर्ड। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, और अब इसके बाद मनीष सर विल कंटिन्यू द सेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हेलो फ्यूचर डॉक्टर। तो अभी आप लोगों ने आपका 101 से 125 साइलेंस हमने डिस्कस कर लिया। अब 126 से 150 हम करेंगे, 151 से 175 संगम सर करेंगे एंड 176 टू 200 करेंगे विक्रम सर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है नीट का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसके टॉपिक थे एनाटॉमी, आपका टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 126 है, पूछा गया है इसमें ट्राइकोम्स, रूट हेयर्स, स्टोमेटा एटसेट्रा आर इंक्लूडेड अंडर ग्राउंड टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो इसका आपको अगर जवाब देखना होगा तो यस, इसका जवाब हो जाएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम होते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल, वैस्कुलर या इसको बोलते हैं कंडक्टिंग, और एपिडर्मल। जाइलम फ्लोएम आपका आता है किसमें बेटा? आपका वैस्कुलर में। ग्राउंड टिश्यू में आता है आपका कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ मेडुला एंड मेडुलरी रेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन रूट्स द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द बैरल शेप्ड इंडोडर्मल सेल्स हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबरिन इन द फॉर्म ऑफ। तो बेटा आपको पता है रूट्स में जो इनर मोस्ट कॉर्टेक्स होती है इंडोडर्मिस, वहां पे जब पानी पहुंचता है रूट हेयर एब्जॉर्ब करके आपका कॉर्टेक्स के जरिए पहुंचाता है, तो जाइलम तो हर जगह होती नहीं है, तो वहां पे इनर मोस्ट कॉर्टेक्स लेयर ऐसी व्यवस्था कर लेती है कि जहां पे जाइलम नहीं होती वहां की जो इंडोडर्मल कोशिकाएं होती है वहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जाता है। और कहां पे वाल पे पाया जाता है? रेडियल एंड टेंजेंशियल वाल पे। इसलिए बेटा आंसर हो जाएगा कैस्पेरियन स्ट्रिप। याद रखिएगा ये रूट्स का फीचर है। स्टेम में वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो वहां का इंडोडर्मिस में ऐसा नहीं पाया जाता, वहां के इंडोडर्मिस में स्टार्च सीथ पाया जाता है। ठीक है, वह इंडोडर्मल कोशिकाएं जो प्रोटोजाइलम के पास होती हैं वहां से पानी को अलाउ करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं पैसेज सेल। याद रखिएगा ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप में सुबराइज जो डिपोजिशन होगा वो टेंजेंशियल है, रेडियल वाल दोनों पे होगा। इंडोडर्मल कोशिकाएं का शेप भी पूछा गया, बैरल शेप्ड, और बेटा बैरल शेप्ड कोशिकाएं बुलीफॉर्म भी होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पैरेन्काइमा हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सेक्रेशन। सही है, पैरेन्काइमा बेटा आपका लूज होता थोड़ा सा, आपका इंटरसेलुलर स्पेस पाए जा सकते हैं तो स्टोरेज कर लेगा, सेक्रेशन भी कर सकता है और फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट देना होता है, इसलिए हाईली लिग्निफाइड हो जाता है, डेड हो जाता है, और वाल मोटी हो जाती है और अंदर का ल्यूमन क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल थिक, ये गलत हो जाएगा, थिन होना चाहिए था। इनर वॉल क्या होता है? थिक। रूट हेयर यूनिसेलुलर, ये बात सही है। तो बेटा आपका गलत क्या हुआ? थर्ड, और आंसर ही यही है। ठीक है ना। जबकि ट्राइकोम्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। तो आपका एपिडर्मल अपेंडेज में बेटा आपका 2 पाया जाता है, हेयर्स एंड ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स आपका पाया जाता है मल्टी सेलुलर इन स्टेम्स, और बेटा यूनिसेलुलर होता है रूट हेयर्स। विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इंटरकैलरी मेरिस्टेम? तो बेटा आपको पता होगा प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम में रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम पाए जाते हैं, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं।
जो रूट अपेक्स और शूट अपेक्स पे पाए जाते हैं उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, और जो नोड के दोनों तरफ पाया जाए और मैच्योर टिश्यू के बीच में पाया जाए उसको बोलते हैं बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो बेटा बिटवीन मैच्योर टिश्यू तो सही हो गया। क्यों पाया गया? तो कहते हैं जब ग्रेजिंग हर्बीवोर, मतलब जो आपके गाय भैंस बकरियां होती हैं जब घास खा लेती हैं तो एपेक्स तो खा गई, तो अब घास बड़ी कैसे होगी? तो कैसे होगी? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इट अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय कार्निवोर। तो बेटा आपको मालूम है कार्निवोर क्या खाता है? मांस खाता है, यानी एनिमल खाता है, प्लांट नहीं। क्या होना चाहिए था? हर्बीवोर। और ऐसे ही आपको आंसर पहला निकल आता है, क्योंकि आपको पता है अगर आल दिया था तो दूसरा आंसर देखना था, लेकिन जैसे दूसरा गलत हो गया तो आल तो होगा नहीं। इट इज ए सेकेंडरी मेरिस्टेम। नहीं भाई, ये किस में होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम में। सेकेंडरी मेरिस्टेम में है जिसका नाम होता है लैटरल या सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। कार्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम पाई जाती है। विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर बुलिफॉर्म सेल? बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं ऐसी कोशिकाएं जो मोनोकाट लिप के एडेक्सियल एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं। स्पेशलाइज्ड हो जाती, लार्ज होती हैं, कलरलेस होती हैं, एम्प्टी होती हैं। फायदा क्या होगा? आपको मालूम होगा कि जो मोनोकाट लीफ होती हैं, जो मोनोकाट लीफ होती हैं वो लीफ बेटा आपका आइसोबायलेटरल लीफ कहलाती हैं। आइसोबायलेटरल का मतलब होता है कि अपर और लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा बराबर बराबर पाए जाए। दिक्कत क्या होगी? जब बहुत तेज धूप पड़ेगी यानी सनलाइट तेज होगी तो वाटर का लॉस ज्यादा होगा, जबकि डाइकॉट लीफ एडाप्टेड होती है, अपर सरफेस पे स्टोमेटा कम होते हैं, लोअर पे ज्यादा होते हैं। तो अगर धूप पड़ती भी है अपर वाले पे पड़ेगी तो स्टोमेटा कम है, इस वजह से कोई टेंशन नहीं था। तो इन्होंने क्या किया? अपर सरफेस मतलब डार्सल या एडेक्सियल पे लार्ज साइज कलरलेस एम्प्टी कोशिकाएं रखा। आइसोबायलेटरल मतलब मोनोकाट में पाया जाता है। तो सारी बातें क्या हो गई? सही। वाटर अगर रहेगा तो स्वेलिंग हो जाएगी, तो लीफ सरफेस क्या हो जाएगा? एक्सपेंड। और जब सिकुड़ेगा तो लीफ सरफेस क्या हो जाएगा? रोल हो जाएगा, इनवर्ड रोलिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट मैच? इनमें से कौन सा मैचिंग करेक्ट है? वेसल लिविंग, ट्रैकिड नॉन लिविंग, स्क्लेरिड्स कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम, कंपेनियन सेल्स, स्पेशल स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। तो बेटा आपको पता वेसल, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल और जाइलम फाइबर कैसे होता है? डेड। तो लिविंग लिखा इसलिए गलत हो जाएगा। ट्रैकिड नॉन लिविंग डेड है तो सही हो जाएगा। स्क्लेरिड्स आपका सिंपल टिश्यू होता है, फ्लोएम का पार्ट नहीं है, क्योंकि जाइलम फ्लोएम कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो स्क्लेरिड एंड फाइबर ये होते हैं स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। कंपेनियन सेल ये बेटा आपका स्क्लेरन नहीं होता, पैरेनकाइमेटस होता है, और ये फ्लोएम का पार्ट होता है और आपका सीब ट्यूब के साथ जुड़ा होता है। इसका न्यूक्लियस सीब ट्यूब के प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। तो आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? इनमें से कौन सा मैच करेक्ट है? प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम। सही बात है भाई। किसके बेसिस पे? लोकेशन के बेसिस पे भी है, फंक्शन के बेसिस पे भी है, और ओरिजिन के बेसिस पे भी है। प्राइमरी बॉडी बनाने वाला प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी बॉडी बनाने वाला सेकेंडरी मेरिस्टेम, एपेक्स पे पाया जाने वाला एपिकल मेरिस्टेम, मैच्योर टिश्यू के बीच में पाया जाने वाला आपका क्या होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और साइड में सिलेंडर में गर्थ में या लैटरल पाया जाने वाला इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम या लैटरल मेरिस्टेम। तो रूट एंड शूट टिप पे पाया जाने वाला एपिकल मेरिस्टेम होता है। प्लांट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। यस, ये बात सारी बातें सही हैं। मेरिस्टेमेटिक में आपको बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब समय के आधार पे आपका कैसा हुआ? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लोकेशन के आधार पे हो गया एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। परमानेंट जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती वो क्या हो जाते हैं? परमानेंट। सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू पाए जाते हैं। सिंपल में आ जाएगा पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम। तो बेटा ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए 132 का हो गया 4। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम है
पहले तो याद होना चाहिए, प्रोटो मतलब पहला, और मेटा मतलब होता बाद वाला। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, पहला जो बनता है वो छोटा मोटा नैरो होगा, जबकि बिगर सीप ट्यूब कहाँ होगा, मेटा में। अगर ना याद हो तो याद कर लेना, मेटा मतलब बाद से मतलब बड़ा, बड़ा मतलब बिगर। तो ऐसे याद कर सकते थे। पहला बना फ्लोएम को बोलते हैं प्रोटोफ्लोएम, बाद के बने फ्लोएम को बोलते हैं मेटाफ्लोएम, और कहाँ पे बिगर सीप ट्यूब बढ़िया बनेगी, मेटाफ्लोएम में। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखिए बेटा, याद रखिएगा, करेक्ट और इनकरेक्ट जब पूछे तो उसको जरूर अंडरलाइन कर लिया करिए। क्लोज कंजॉइंट कोलेटरल या बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ आपकी खुला हुआ है, तो क्लोज नहीं होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए था, ओपन होना चाहिए था, तो पहले ही गलत हो गया। नीचे कोई आल नहीं शब्द है, तो आल ऑफ दी ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आप चाहते तो 2, 3, 4 को पढ़ते ना, तब भी काम चल जाता, लेकिन अगर पढ़ना है तो चलिए हम लोग पढ़ देते हैं। कहते हैं डाइकॉट रूट को डिफरेंशिएट करने के लिए इंडोडर्मिस मेन लेयर मानी जाती है, तो इंडोडर्मिस के जो भी अंदर टिश्यू पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टील। तो ऑल द टिश्यू इनर साइड इंडोडर्मिस क्या कहलाएगी, स्टील, जिसमें पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल और पित्त वगैरह आएंगे। अगर हम डाइकॉट मोनोकॉट रूट का डिफरेंस देखें तो डाइकॉट रूट में 2, 4 या 6 जाइलम यानी वेस्कुलर बंडल के पैचेस पाए जाते हैं, जबकि आपका बात करें मोनोकॉट रूट में तो 6 से ज्यादा यानी पॉलीआर्च कंडीशन पाई जाती है। तो बात सही है, फ्लोएम पैरेन्काइमा ज्यादातर मोनोकॉट स्टेम में नहीं पाई जाती है। तो बेटा इससे आपको 3 लाइन भी याद हो गया और एक आंसर भी निकल के आ गया। द चीफ वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट। तो बेटा ये मोनोकॉट स्टेम होता है, मोनोकॉट स्टेम में एस शब्द का बोलबाला है, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, अब इसके बाद यहां पे बंडल सीथ सेल पाई जाती है, वो भी कैसी होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस, जो वेस्कुलर बंडल को घेरी रहती है। और साथ ही साथ जो वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है वहां के अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटीज भी पाई जाती हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था वाटर कंटेनिंग कैविटीज कहां पाई जाएंगी, और वहां पे ऑप्शन में एग्जाम्पल दिया था, जैसे मेज हो गया, तो मेज क्या होता है, मोनोकॉट, तो वहां पे मिलेगी। तो आप ध्यान रखना कि एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, क्यूटिकल एब्सेंट इन लीफ, each stroma is composed of 2 bean shaped cells known as guard cell which enclose stomatal aperture। तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो कि क्यूटिकल का काम होता है वाटर लॉस को रोकना, ट्रांसपायरेशन को रोकना। लीफ में स्टोमेटा होते हैं तो ट्रांसपायरेशन रोकने के लिए चाहिए, तो क्या होना चाहिए था, प्रेजेंट। एब्सेंट कहां होती है, रूट में, क्योंकि रूट जमीन के अंदर है तो वहां पे वाटर लॉस होने की संभावना नहीं है, इसलिए वहां पे एब्सेंट होती है। डाइकॉट की बात करते हैं, डाइकॉट में जो स्टोमेटा होता है यानी जो ओपनिंग होती है उसको 2 बीन शेप्ड कोशिकाएं क्या करती हैं, कवर करती हैं, उसको बोलते हैं गार्ड सेल, और इसी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो हो जाएगा पहला गलत, दूसरा सही। सर अगर यही डाइकॉट की जगह मोनोकॉट ग्रासेस होता तो डंबल शेप्ड गार्ड सेल पाया जाता, शेप जरूर याद करिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, पैलिसेड पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन डाइकॉट लीफ, Bulliform cells occurs in tomato, spongy parenchyma absent in dicot leaf, both palisade and spongy parenchyma present in monocot leaf। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि डाइकॉट लीफ में एक डिफरेंस और आता है स्टोमेटा के अलावा, क्योंकि डाइकॉट लीफ में अपर सरफेस डार्सल पे स्टोमेटा कम, लोअर पे ज्यादा होते हैं, जबकि मोनोकॉट लीफ में आइसोबायलेटरल मतलब एक समान लीफ स्टोमेटा पाए जाते हैं अपर और लोअर पे। साथ ही साथ जो ग्राउंड टिश्यू मीजोफिल होता है उसका भी डिफरेंस होता है। डाइकॉट लीफ में ये 2 भागों में डिवाइड होती है, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो जबकि मोनोकॉट में ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ये डिफरेंस होता है। ये बात तो सही होगी, करेक्ट पूछा है तो आंसर यही हो जाएगा। अब बेटा आगे के जो 2, 3, 4 हैं
उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कोई बोथ या ऑल ऑप्शन नहीं था, लेकिन चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। बुलीफॉर्म सेल अकर्स इन टोमेटो। देखिए बड़ा खतरनाक लाइन बन गया, लेकिन आपको आंसर मिल गया तो टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए टोमेटो डाइकॉट है कि मोनोकॉट। तो टोमेटो आपका बेटा सोलेनेसी फैमिली में आता है और ये डाइकॉट की फैमिली होती है। तो बताइए बुलीफॉर्म सेल्स कहाँ पाए जाएंगे? मोनोकॉट में, इसलिए गलत हो गया, एडैक्सियल सरफेस में। डाइकॉट में स्पॉन्जी भी होता है, अभी मैंने बताया दोनों होते हैं, तो इसलिए गलत हो गया तीसरा। और मोनोकॉट में आपका पैलिसेड और स्पॉन्जी शब्द नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टोमेटल अपरेटस। तो देखिए पोर को घेरने वाले गार्ड सेल और उसके सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल, ये क्या बनाता है? स्टोमेटल अपरेटस। तो पोर हो गया, गार्ड सेल्स हो गया, सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल। तो भाई ये आपका चौथा नहीं होगा, ये इंक्लूडेड नहीं है। सब्सिडियरी सेल इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड आएगा। सारी एपिडर्मल नहीं, कुछ एपिडर्मल कोशिकाएं जो गार्ड सेल की करीबी होती हैं वो स्पेशलाइज हो जाती हैं साइज और शेप में और कहलाती हैं सब्सिडियरी सेल। और ये हमेशा नहीं मिलता है, सम टाइम्स मिलता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, ये भी याद करना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू प्लांट स्ट्रक्चर इज करेक्ट। तो प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है द क्यूटिकल प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। तो आज ही हमने बताया बेटा क्यूटिकल वैक्सी कोटिंग होती है और ये ट्रांसपायरेशनल लॉस को, यानी जो वाटर लॉस होता है उसको रोकती है। क्यूटिकल लीफ और स्टेम में तो पाई जाएगी, लेकिन रूट में क्या होगी बच्चा? एब्सेंट होगी। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की जो बाहरी परत होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, और ज्यादातर कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड भी पाई जाती हैं। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल तो नहीं देखता है, लेकिन अगर एग्जाम्पल मिलना हो तो आप नेरियम, फाइकस ये सब याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना है याद करना है कि मल्टी लेयर्ड भी मिलती हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट पॉजेस साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। सीव ट्यूब एलिमेंट लिविंग होती है, यानी साइटोप्लाज्म तो होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता, और इसके लिए ही इसके सहयोगी कोशिका जिसको बोलते हैं कंपेनियन सेल, वो न्यूक्लियस इसके प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 139 का 4। गिवन बिलो आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन स्टेम। तो स्टेम में तो बेटा आपका एम आता है, तो क्या मिलेगा? ट्राइकोम्स। तो एपिडर्मल हेयर्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइकोम्स। तो यही हो गया आंसर अपने आप, पहले से मिल गया था। यूजुअली कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। ब्रांच अनब्रांच दोनों हो सकते हैं, कड़ा और आपका मुलायम दोनों हो सकता है, यानी सॉफ्ट एंड स्टिफ, और सेक्रेटरी भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं ट्राइकोम्स। और फंक्शन इसका होता है बेटा वाटर लॉस को रोकना। तो बेटा ये आपका हो गया एपिडर्मल अपेंडेज ऑफ स्टेम। स्क्यूटेलम ये बेटा सील्ड शेप्ड कॉटिलेडन है। वो भी किसका बेटा? आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो का। कैलिप्ट्रा ये शब्द आपका नहीं आता है, ये इस आपका कैलिप्ट्रा शब्द यूज किया जाता था फूड सीटा एंड कैप्सूल के लिए। कैप्सूल में जो आपका मॉसेस में पाया जाता है ना, स्पोरोफाइट, वहां पे है। तो चलिए छोड़िए। एंथ्रीडियम ये फीमेल सेक्स मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन, और ये पाया जाता है एल्गी, ब्रायो एंड ट्रेडो में। जबकि आपका बात करते हैं बेटा आर्किगोनियम का, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, वो पाया जाता एल्गी में नहीं होगा, ब्रायो, ट्रेडो और जिम्नो में। एल्गी में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता ऊगोनियम। द लिविंग एंड नॉन लिग्निफाइड कंपोनेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इज। तो लिविंग बेटा बताना वेस्कुलर बंडल में, तो वेस्कुलर बंडल में आपका जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग होता है। फ्लोएम में आपका सीव ट्यूब कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, फ्लोएम फाइबर डेड होता है। तो वेसल डेड है, तो ऐसे देखिए एलिमिनेशन, वेसल डेड है, फाइबर डेड है, तो अपने आप क्या हो गया आपका 4th। तो याद रखिएगा जाइलम का ज्यादातर एलिमेंट क्या होता है? डेड। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है? लिविंग। और बेटा फ्लोएम का ज्यादातर एलिमेंट क्या होता है? लिविंग। फ्लोएम फाइबर कैसे होते हैं? डेड होते हैं। और फ्लोएम फाइबर का दूसरा नाम होता है बेटा बास्ट फाइबर।
ठीक है ना। कॉलनकाइमा सेल हैव थिकेंड कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, पैरेन्काइमा स्टोरेज करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, सेक्रेशन करता है। कॉलनकाइमा थोड़ा सा मोटा हो गया है, कॉर्नर थिकेंड हो गए हैं, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट हो गए हैं, तो कॉर्नर पे डिपोजिशन हो जाए सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन का। एक शब्द लिग्निन नहीं आएगा, लिग्निन जब एडवांस आ जाएगा तो हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमेटा, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। डाइकॉट स्टेम की जो हाइपोडर्मिस होती है वो कैसी होती है बेटा, कॉलनकाइमेटस, ठीक है। इन नेकेड सीड बेरिंग प्लांट विच इज द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट, तो नेकेड सीड मतलब क्या बोलते हैं बेटा, जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। अब भैया आपको पता है जाइलम इज द वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट, लेकिन वाटर जाइलम में दो पार्ट कंडक्ट करता है, वेसल एंड ट्रैकिड, लेकिन जिम्नोस्पर्म में आपका वेसल्स एब्सेंट होता है, तो क्या बचा, ट्रैकिड ही आंसर बचा, ठीक है ना। पहला इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिम्नोस्पर्म दिया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सारे जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं पाए जाते, ये बात भी गलत है। ऑलवेज ऑल टर्म जानते हो मुश्किल से मिलता है, तो कहते हैं मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में आपके वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, कुछ पुराने हैं वेल्विशिया वगैरह उसमें मिलता है, वो तो छोड़िए आपका, लेकिन इतना याद रहना चाहिए कि कुछ में नहीं होता है, वेसल्स पाए जाते हैं। आउट ऑफ द 4 कंपोनेंट ऑफ द जाइलम विच कंपोनेंट आर नॉन लिविंग, तो जाइलम में आपका नॉन लिविंग मतलब डेड की बात कर रहा है, तो बेटा कौन कौन हो जाए, जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल्स, तो सारी बातें क्या हो गई, डेड यानी नॉन लिविंग। जबकि जाइलम पैरेन्काइमा कैसा होता है बेटा, आपका लिविंग। तो जाइलम के ज्यादातर कंपोनेंट कैसे होते हैं, डेड। द गिवन डायग्राम इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट रूट, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम। तो सर अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो बड़ा आसान है, चलिए पहचान के देखते हैं। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट, अब हमें पहले देखना है कि रूट है कि स्टेम, पहले देखिए अब आपको पहचानना है, पहले हम थोड़ा फिगर बड़ा करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आसानी समझ में। पहले हम एलिमिनेट करेंगे, देखिए क्वेश्चन करने का तरीका सीखिए। पहले हम देखें कि ये बेटा आपको पता वेस्कुलर बंडल को देखते हैं, तो वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम और जाइलम एक ही रेडियस पे है, जबकि रूट में एक रेडियस पे जाइलम होता है और दूसरे रेडियस पे क्या होता है, फ्लोएम, अल्टरनेट मैनर पे, अलग अलग रेडियस पे, तो रूट वाला तो हट गया। अब बचा बेटा आपका स्टेम का। स्टेम में वेस्कुलर बंडल दो अरेंजमेंट दिखाते हैं, डाइकॉट स्टेम में आपका बढ़िया वेल मैनर्ड में कैसा होगा, रिंग अरेंजमेंट, मतलब एक रिंग में लगा होगा, गोलाकार। अभी आज ही हमने बताया था कि जबकि मोनोकॉट स्टेम में कैसा हो जाता है, बिखरा हुआ होता है, स्कैटर्ड होता है, तो यहां पे कैसा लग रहा है, एक रिंग में लगा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डाइकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में कैसा होता है, स्कैटर्ड। ये कैसा हो गया, रेडियल। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप कभी भी किसी भी चीज को पहचानना होगा तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के आधार पे पहचान सकते हैं। तो हमने यहाँ पे किसको आधार ले लिया, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। तो भैया देखिए एक रेडियस पे क्या है, जाइलम, और दूसरे रेडियस पे फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, यानी रेडियल है, और रा से रेडियल, रा से रूट। तो देखिए रूट कहाँ लिखा है, वही आंसर हो गया आपका, रेडियल वैस्कुलर बंडल इन रूट। जबकि अगर एक ही रेडियस पे रूट, एक ही रेडियस पे फ्लोएम और जाइलम दोनों एक साथ आ जाते हैं तो बोलते हैं कंजॉइंट कोलैटरल, जो कि स्टेम एंड लीफ में पाया जाता है। इन डाइकॉट स्टेम कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन। स्टेम में आपके कॉर्टेक्स के 3 जोन बना दिए जाते हैं। आपका वह कॉर्टिकल जोन जो एपिडर्मिस के बिलो होता है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टिकल लेयर, और इनर मोस्ट को बोलते हैं एंडोडर्मिस। डाइकॉट स्टेम है तो एक कॉलनकाइमेटस होता है, याद कर लीजिएगा, बहुत बार आपको कराएंगे, याद होना चाहिए। एक कॉर्टिकल लेयर पैरेन्काइमेटस हो गई, और एंडोडर्मिस भी पैरेन्काइमेटस विद स्टार्च सीध होगी। जबकि एक डाइकॉट रूट होता
तो वहां पे ऐसा कोई जोन तो नहीं दिखता, लेकिन जो इनर कॉर्टेक्स थी इंडोडर्मिस वो कैस्पेरियन स्ट्रिप सुबराइज्ड वाली होती, क्योंकि पानी अब्जॉर्ब करना है। 148. The ethical argument of conserving biodiversity relate to what we owe to millions of plant, animal and microbe species with whom we share this planet. Philosophically or spiritually, we need to realize that every species has an intrinsic value even if it may not be of current or any economic value to us. तो बेटा ये बात दोनों सही हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एथिकल मतलब होता है नैतिक। हम लोग को जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो पढ़ाया जाता था हिंदी मीडियम में नैतिक शास्त्र, यानी सिखाया जाता था कि आपके नैतिक मूल्य क्या है। जियो और जीनो दो, जीवों पर दया करो, जैसे हमें जीने का अधिकार है वैसे सबको जीने का अधिकार है, भगवान ने सबको बनाया है, सब एक बराबर है, यही सब कहानी। तो इस आर्गुमेंट में कहते हैं बायोडायवर्सिटी को हमें इसलिए कंजर्व करना चाहिए कि जो मिलियंस ऑफ प्लांट और एनिमल माइक्रो स्पीसीज है जिनके साथ हम इस प्लेनेट को शेयर करते हैं, तो जितना हमारा अधिकार है उतना ही इनका भी है, तो इनको हम बचाएंगे, मार थोड़ी देंगे। ये सही होगा। फिलोसफिकल मतलब कि लोग बोलते हैं कि हमारी ये फिलॉसफी है, यानी हमारी अवधारणा है, धारणा। स्पिरिचुअल मतलब कि आपका ये आ जाता है अध्यात्म, मतलब आपका जिसमें धारणा के साथ साथ धर्म जुड़ जाए, आपके रेगुलेशन जुड़ जाए, स्पिरिचुअल। तो इसमें तो बोला जाता है ना कि जैसे कि हर जीव का अपना, जैसे नहीं कहते हैं चाहे बेजुबान प्राणी को क्यों मारा, चींटी भी ना मरे, ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल और फिलोसफिकली भी हम लोग को करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ट्रॉपिकल हैबिटेट ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अकर देन टेम्परेट। तो भाई ट्रॉपिकल में क्यों है? एक तो बेटा इक्वेटर के पास है तो सनलाइट ज्यादा है, इन्वायरमेंट साल भर कैसा एक जैसा माहौल है, तो इससे क्या फायदा रहा कि टेंशन नहीं रहा, एक जैसे माहौल में अच्छे से काम किए। और साथ ही साथ आपका यहाँ जब से पृथ्वी बनी है तब से काम हो रहा है, यानी ज्यादा समय बना स्पीसीज के लिए, इसलिए टेम्परेट से ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ की है? ट्रॉपिकल की। टेम्परेट में क्यों नहीं है? एक तो मौसम बदलता रहता है, यानी फ्लक्चुएट है। दूसरा, पहले जब बना था तो टेम्परेट ठंडा था, बर्फ से ढका था, और लाइट एनर्जी नहीं है। अगर ये रीजन दिया होगा तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, नहीं दिया होगा तो नहीं होगा। चलो देखते हैं। इन ट्रॉपिकल हैबिटेट मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल एंड ट्रॉपिकल एनवायरमेंट आर लेस सीजनल। सही बात है, कांस्टेंट एनवायरमेंट होगा, मोर कांस्टेंट प्रेडिक्टेबल टेम्परेट से, बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन भी हो गया। आंसर हो जाएगा 4th। तो मुझे लगता है कि आप बच्चों को टेंशन नहीं हुआ होगा, आप आंसर कर लिए होंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला ट्रॉपिकल और टेम्परेट, तो मैंने अपने मन में क्वेश्चन दिया कि ट्रॉपिकल की अगर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी है टेम्परेट से तो क्यों है? तो कहते 3 रीजन है, एनर्जी ज्यादा मिला, समय ज्यादा मिला, और कांस्टेंट माहौल मिला। ऐसे याद करके फिर लैंग्वेज बना लेना। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 150 पे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, तो कहते हैं भैया जितना ज्यादा एरिया बढ़ाते जाओगे नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ जाएगी, लेकिन क्या ऐसा हमेशा होगा? तो ऐसा नहीं, एक लिमिट तक होती है। तो द नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया इंक्रीजेस विद एक्सप्लोर्ड एरिया अप टू अ लिमिट ओनली। तो लिमिट लग गया, तो ये बात सही है। इसको देने वाले साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट, जनरल नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर थे। फार्मूला आता है S = CA⁴Z। जेड होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो इसकी नॉर्मल रेंज आती है 0.1 to 0.2, और इसका इंटायर कॉन्टिनेंट का रेंज आता है 0.6 to 1.2। ये इंटायर कॉन्टिनेंट का रेंज होता है। अगर हमने ये वाला हाइपरबोलिक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ हो गया, लॉग स्केल पे कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। log S = log C + Z log A। ये होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के कांस्टेंट के कारण सही है। देखिए लार्जर स्पीसीज रिक्वायर लार्ज हैबिटेट एरिया देन डू स्मॉलर स्पीसीज। बिल्कुल सही भाई, जो लार्जर साइज के होंगे तो उनको चाहिए, लेकिन ये आपका इस कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। मोस्ट स्पीसीज विद इन एनी गिवन एरिया आर एंडेमिक। ये आपका बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट के बारे में बात करते हैं। लार्जर द एरिया ग्रेटर द एक्सटिंक्शन रेट। तो भाई एरिया ज्यादा है तो एक्सटिंक्शन रेट कम होगा।
जितना छोटा एरिया होगा उतना जल्दी जाने की संभावना होगी। तो पहला सही हो जाएगा। तो अब आगे का डिस्कशन कराने आ रहे हैं आपके सामने संगम सर, वेलकम करिए, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा मनीष सर ने कराया और इसके आगे का मिशन 151 टू 175। तो बिना देर किए हम लोग चले 151। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन लोअर इन्वर्टिब्रेट, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा हैज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। तो बड़ा स्टेटमेंट देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन जरा ध्यान करें कि बात हो रही है लोअर इन्वर्टिब्रेट की, और बेटा लोअर इन्वर्टिब्रेट में कॉम्प्लेक्स टाइप का नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, बेटा लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है जनरली वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में। तो बेटा स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड देखें, द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट वेयर द ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद नंबर ऑफ गैंग्लियन एंड न्यूरल टिश्यू। बिल्कुल सही बात हो गई भाई। जो ऑर्गेनाइज्ड टाइप का सिंपल नर्वस सिस्टम पाया जाता है बेटा वो इंसेक्ट में पाया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड टाइप का सिंपल नर्वस सिस्टम इंसेक्ट में पाया जाता है, और इंसेक्ट में जो ब्रेन है वो नंबर ऑफ गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यूज से बनता है, टिश्यू। क्या हमें मालूम है कि पहली बार एनिमल किंगडम के कौन से मेंबर में ब्रेन बनने की शुरुआत हुई थी? तो ब्रेन बनने की शुरुआत गैंग्लियनिक फॉर्म में प्लेटेहेलमिन्थेस में देखने को मिली थी। सो 151 फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें 152 और बेटा 152 को ध्यान से देखा जाए और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें। द डेंड्राइट ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स, डेंड्राइट ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। स्टेटमेंट द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। तो बेटा अगर हमें स्ट्रक्चर याद हो तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इसे हम लोगों ने सेल बॉडी कहा था, और इससे शॉर्ट फाइबर्स निकले हैं, इन्हें डेंड्राइट कहा था। लॉन्ग फाइबर निकला था, इसे एक्सॉन कहा था। ये हमारी सेल बॉडी थी। तो हम लोगों ने पढ़ा कि नर्व इंपल्स रिसीव बाय डेंड्राइट ट्रांसमिट टू सेल बॉडी, और सेल बॉडी से एक्सॉन की ओर मूव करती है। तो ये भाई अवे का खेल नहीं है और यहाँ टूवर्ड का खेल नहीं है। एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। एक्सॉन से क्या नर्व इंपल्स इस डायरेक्शन में जाता है? नहीं, सेल बॉडी से एक्सॉन की ओर जाता है। और बेटा डेंड्राइट ट्रांसमिट नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, नहीं बेटा ये डेंड्राइट टुवर्ड सेल बॉडी की ओर मूव करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया और सेकंड भी फॉल्स हो गया, तो अपने पास हो गए बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। चले भाई 153 की ओर। Given below the two statement, the electrical synapse, the membranes are pre-proposed synaptic neuron are very close proximity. The nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junction called synapse. चलो भाई, क्या हम लोगों ने देखा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर मैसेज का जाना, इसे हम लोग सिनेप्स कहते हैं। और बेटा सिनेप्स हमें दो तरह का देखने को मिला था, और दो तरह का मिला। एक को इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कहते हैं जो अपनी बॉडी में रेयर पाया जाता है। एक न्यूरॉन से मैसेज दूसरे न्यूरॉन की ओर जाता है। इस केस में इस वाली मेम्ब्रेन को प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं और इसको पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा गया था। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा गया था बेटा, इसके पास न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब बात है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की। तो हमें मालूम है कि बेटा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स वो होता है जिसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट देखने को नहीं मिलता। प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बहुत क्लोज्ड होती हैं और फास्ट ट्रांसमिशन देखने को मिलता, अपनी बॉडी में रेयर होता है। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में मेम्ब्रेन प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बहुत पास में होती है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Nerve impulse is transmitted from one neuron to another is called through the junction is called। बेटा इस जंक्शन को सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा है और यहां से यहां तक जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनेप्स। और सिनेप्स हमें दो तरह का मिलता है, एक को भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सिनेप्स कहा है, दूसरा केमिकल सिनेप्स कहा है। और केमिकल सिनेप्स में बेटा जरूरत पड़ती है न्यूरोट्रांसमीटर की।
तो अपने पास दोनों स्टेटमेंट हो गए सही। तो 153 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 153 करेक्ट ऑप्शन इज, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट और बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। Exotic species that introduced in new area spread rapidly and eliminate native species is called। वो एक्सोटिक स्पीसीज जो इंट्रोड्यूस होते ही नेटिव स्पीसीज के लिए खतरा बन जाती है, उन्हें इलिमिनेट कर देते हैं। बेटा ऐसी स्पीसीज को क्या कहते हैं? ऐसी स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं? तो सबको मालूम है, इट इज नॉट ए केस ऑफ इमाइग्रेंट स्पीसीज, इट इज नॉट ए रेयर स्पीसीज। इमाइग्रेंट में आ जाए स्पीसीज, ई माने चली जाए, इम मतलब आ जाए, लेकिन नेटिव स्पीसीज के लिए खतरा न बने। रेयर स्पीसीज वो जो बहुत कम बची हुई हैं। तो बेटा ऐसी स्पीसीज को हम लोगों ने इन्वेसिव स्पीसीज कहा है। और अगर इन्वेसिव स्पीसीज कहा है तो हमें याद में आ जाए, अगर हम लोग प्लांट के केस की बात करते हैं तो पार्थेनियम को याद कर लेते हैं, पार्थेनियम को याद कर लेते हैं, वाटर हाइकेंथ को याद कर लेते हैं। और बेटा नाइल पर्च की बात करते हैं हम लोग एनिमल के केस में। वो स्पीसीज जो बाहर से लाई जाए, इंट्रोड्यूस करी जाए और नेटिव स्पीसीज को एलिमिनेट करा दें, उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन जाए, दे आर कॉल्ड इन्वेसिव स्पीसीज। तो 154 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। द स्पीसीज कन्फाइंड पर्टिकुलर रीजन नॉट फाउंड इन एल्सवेयर। ऐसी स्पीसीज जो केवल एक ही जगह पाई जाती हैं, कहीं और नहीं मिलती, ऐसी स्पीसीज को क्या कहा जाता है? ऐसी स्पीसीज को क्या कहा जाता है? ऐसी स्पीसीज को क्या कहा जाता है? नॉट फाउंड इन एल्सवेयर, कहीं और नहीं, स्पेसिफिक रीजन में ही पाई जाती हैं। तो बिल्कुल सही बेटा, इन्हें हम लोग एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। और बेटा इनके इस फीचर को एंडेमिज्म, एंडेमिज्म, और बेटा ये जहां देखने को मिलती है, यहां बायोडाइवर्सिटी कैसी होती है? बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम देखने को मिलती है। और बेटा ऐसे एरिया को ही हम लोगों ने हॉट स्पॉट कहा है। रेयर स्पीसीज अभी हम लोगों ने बात करी थी, जो कुछ ऐसी स्पीसीज जो लिमिटेड एडिशन में हो, कि स्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो लीड रोल में होते हैं। अगर किसी हम लोग नेशनल पार्क की बात करें, अगर वो टाइगर की पहचान से पहचाना जाए, तो टाइगर इज ए की स्टोन स्पीसीज ऑफ पर्टिकुलर फॉरेस्ट। तो की एलियन स्पीसीज जो दूसरी जगहों से लाई गई स्पीसीज होती हैं, उन्हें एलियन स्पीसीज कहते हैं। 156 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज प्रोड्यूस्ड बाय। बेटा दुनिया को 20% ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है? दुनिया को 20% ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है? एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, यस। तो बेटा इट इज केस ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट। अर्थ समिट हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज हेल्ड इन। जो अर्थ समिट हुई थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, बेटा यह कहां देखने को मिली थी? अर्थ समिट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए कहां हुई थी? कहां देखने को मिली थी अर्थ समिट? यस। तो बेटा 157 क्वेश्चन, अर्थ समिट हमें देखने को मिली थी बेटा रियो डी जेनेरो 1992। 1992। यस। इवल क्वार्टेट टर्म इज रिलेटेड विद। बेटा इवल क्वार्टेट टर्म किससे रिलेटेड है? इवल क्वार्टेट टर्म किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 158। यस। तो बेटा इवल क्वार्टेट टर्म रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी लॉस से। और बेटा 4 रीजन बताए गए हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। इनमें जो 4 रीजन है, उनमें से पहला रीजन है बेटा फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस,
दूसरा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तीसरा है को एक्सटिंक्शन और चौथा है एलियन स्पीसीज इन्वेशन। इनमें से मेजर पार्ट है फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस। तो बेटा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की अप्रोचेबल क्वार्टेट नहीं है, स्पीसीज एरिया रिचनेस की नहीं है। स्पीसीज एरिया रिचनेस एरिया बढ़ाने पर बायोडाइवर्सिटी बढ़ती चली जाती है अप टू लिमिट। कंसेप्ट दिया अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और ये पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात नहीं है। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आपने दो पैटर्न, वैसे तो बायोडाइवर्सिटी का नेचर में पैटर्न फिक्स नहीं था और सारी बायोडाइवर्सिटी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वहां हमें दो पैटर्न देखने को मिले, एक लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और एक स्पीसीज एरिया रिचनेस। सो 158 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। स्पीसीज एरिया रिचनेस वाज अ वैल्यू ऑफ Z for bird in California and mollusk in New York। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि बेटा जो स्पीसीज एरिया रिचनेस है, इस ग्राफ को देखने के लिए अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को याद रखते हैं। और बेटा इन्होंने स्पीसीज एरिया रिचनेस ग्राफ दिया और बताया कि जैसे जैसे एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाएंगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ये एक सर्टेन रेंज तक रहेगी बेटा, तो अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड। और बेटा इसके लिए फार्मूला भी बताया गया था और उस फार्मूले में बात करी गई थी जेड वैल्यू की। अब बेटा जो जेड वैल्यू डिफाइन करी गई थी, याद आ जाए 0.012 0.2। और बेटा ये जो वैल्यू दी गई थी ये ठीक है बर्ड्स ऑफ कैलिफोर्निया के लिए भी थी और बेटा मोलस्क के लिए भी थी इन न्यूयॉर्क स्टेट के लिए। अब बेटा आप अपने पास ठीक है दोनों के लिए दी गई थी और दोनों के लिए दी गई तो अपने पास बोथ का ऑप्शन यस सिमिलर फॉर बोथ। 159 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। What is the criteria by ecologists declared the habitat for hot spot? बेटा इकोलॉजिस्ट ने कौन सा क्राइटेरिया डिफाइन किया है हॉट स्पॉट के लिए? तो अभी हम लोगों ने बात करी थी इंडेमिज्म की, तो उन चीजों को याद रखें। तो मोर नंबर ऑफ इंडेमिक स्पीसीज मस्ट बी इनहेबिटेड। जहां इंडेमिक स्पीसीज ज्यादा पाई जाएंगी वो एरिया हॉट स्पॉट कहलाएगा, और जहां हाई डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी वो एरिया हॉट स्पॉट कहलाएगा। लेकिन लार्ज साइज एनिमल, स्मॉल साइज एनिमल का हैबिटेट में पाया जाना हॉट स्पॉट की क्राइटेरिया में नहीं आता, और ये एरिया केवल 2% के आसपास का है। और बेटा अगर इसे कंजर्व कर लेंगे तो जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसका 33% लॉस हम रिड्यूस कर लेंगे। तो क्राइटेरिया बेटा हॉट स्पॉट का हो गया ए एंड बी। करेक्ट ऑप्शन 160। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पर फोकस करना है। फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो करंटली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज कवर मोर देन 8% ऑफ द अर्थलैंड एरिया। अमेजन रेन फॉरेस्ट में मोर देन 8%। तो भैया टोटल एरिया अमेजन फॉरेस्ट में हमें मिला था कभी 14%, और आज की तारीख में केवल 6% बचा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। अमेजन रेन फॉरेस्ट इज बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर सोयाबीन कल्टीवेशन। यस, बीफ कैटल को पालने के लिए, उन्हें खिलाने के लिए, सोयाबीन उगाने के लिए हमने अमेजन रेन फॉरेस्ट को क्लियर किया। एनिमल विद माइग्रेटरी हैबिट बैडली इफेक्टेड बाय हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यही मेजर कॉज था। मैमल्स एंड बर्ड रिक्वायर्ड स्मॉल टेरिटरी। भैया ये बर्ड और मैमल हैं, इन्हें स्मॉल टेरिटरी की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, लार्ज टेरिटरी की जरूरत पड़ती है।
तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया ए एंड डी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। 161 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 162 हाउ मैनी मैचिंग आर इनकरेक्ट, कितने से कितनी मैचिंग इनकरेक्ट है इन रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी। इंडिया more than 1200 species of bird, Amazon rainforest 1400 species of bird, California 1500 species of bird, Greenland 105। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, अगर इक्वेटर के पास है तो लेस मोर बर्ड स्पीसीज और टुवर्ड पोल है तो लेस बर्ड स्पीसीज। इक्वेटर के पास हमें कोलंबिया देखने को मिला था, तो बेटा कोलंबिया में 1400 बर्ड देखी थी। नियर इक्वेटर बेटा इंडिया देखने को मिला था और इंडिया में 1200 स्पीसीज थी। और उसके ऊपर हमें न्यूयॉर्क देखने को मिला है और न्यूयॉर्क में 105 बर्ड स्पीसीज और सबसे ऊपर ग्रीनलैंड देखने को मिला जहां केवल 56 स्पीसीज। तो देखो भैया इंडिया में तो 1200 स्पीसीज पाई जाती हैं सही, लेकिन कोलंबिया में 1500 स्पीसीज नहीं पाई जाती बेटा, 1400 स्पीसीज। और ग्रीनलैंड में 105 नहीं 56 स्पीसीज पाई जाती हैं। पर अमेजन रेन फॉरेस्ट का जो डेटा दिया गया है, अमेजन रेन फॉरेस्ट का जो डेटा दिया गया है, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट में बेटा 1400 स्पीसीज नहीं पाई जाती, 1300 स्पीसीज पाई जाती है। तो बी इज इनकरेक्ट, सी इज इनकरेक्ट, डी इज इनकरेक्ट और इनकरेक्ट का नंबर हो गया थर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन 162 इज ऑप्शन सेकंड। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, बेटा इनमें से कितनी मैचिंग करेक्ट है। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, इनमें से कितनी मैचिंग करेक्ट है। चले तो देखो कैस्पियन इज ए एक्सटिंक्ट एनिमल, यस। और हम लोगों ने कैस्पियन अगर याद आ जाए तो बेटा कैस्पियन को याद किया था सब स्पीसीज ऑफ टाइगर के लिए, और ये एक्सटिंक्ट एनिमल है, ट्रू। नील पर्च बेटा ये प्लांट नहीं है, ये एनिमल है। और पार्थेनियम एनिमल स्पीसीज नहीं है, प्लांट स्पीसीज है। और प्लांट पॉलिनेटर का रिलेशनशिप प्रेडेशन नहीं कहलाता बेटा, ये म्यूचुअलिज्म कहलाता है, म्यूचुअलिज्म कहलाता है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। तो हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, तो अपने पास केवल एक ही है। कैस्पियन, बॉली, जावन को याद किया गया था टाइगर की सब स्पीसीज के लिए। तो 163 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट इन इंडिया, बेटा इंडिया में बायोस्फीयर का नंबर क्या है। इंडिया में बायोस्फीयर का नंबर क्या है, यस। तो इंडिया में बेटा 14 बायोस्फीयर पाए जाते हैं और इनिशियल हॉट स्पॉट 25 मिले, 9 और जुड़ गए तो ये टोटल हो गए 34। और जरा याद करके बताओ 90 क्या देखने को मिला है। यस बिल्कुल बेटा 90 मिला है नेशनल पार्क, नेशनल पार्क हमें 90 देखने को मिले। 164 करेक्ट ऑप्शन थर्ड। Which of the following represent maximum global biodiversity, इनमें से कौन है जो मैक्सिमम ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी रखता है। मैक्सिमम कौन है जो ग्लोबल डाइवर्सिटी रखता है, यस। चलो भाई मालूम है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि दुनिया में हर 10 में से 7वां एनिमल इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट होता है। और दुनिया में एनिमल का नंबर प्लांट से ज्यादा होता है। इसका मतलब 70% एनिमल में अकेले इंसेक्ट हैं। सो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इंसेक्ट की देखने को मिलती है। और बेटा प्लांट में एंजियोस्पर्म का नंबर फंगस के बराबर होता है।
प्लांट में पाई चार्ट पर फोकस करेंगे तो प्लांट में एंजियोस्पर्म फंजाई के बराबर देखने को मिलते हैं। तो यहां बात करी है मैक्सिमम ग्लोबल डाइवर्सिटी, और ये मैक्सिमम ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हमें इंसेक्ट की देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट कॉम्बिनेशन को रखता है, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट कॉम्बिनेशन को रखता है। तो जरा हम लोग अगर बात करें XC2 कंजर्वेशन की, अगर बात करें XC2 कंजर्वेशन की, तो सबसे पहले XC2 अप्रोच में हम लोग जूलॉजिकल पार्क को याद रखते हैं। दूसरे पॉइंट पर हम लोग बॉटेनिकल गार्डन को याद रखते हैं। तीसरे पॉइंट पर हम लोग वाइल्ड लाइफ सफारी को याद रखते हैं। चौथे पॉइंट पर क्रायो प्रिजर्वेशन को याद रखते हैं, और इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, टिश्यू कल्चर भी आ जाता है, गेमीट प्रिजर्वेशन भी आ जाता है, स्पोर प्रिजर्वेशन भी। अब अगर इतनी चीजें याद हैं तो जरा हम लोग इसे मैच कर लें। देखो, गेमीट बैंक इट नॉट ए केस ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, इट इज ए XC2 कंजर्वेशन। तो फर्स्ट मैचिंग इज इनकरेक्ट। सेकंड पर देखें, सेकंड का केस आता है, सेकंड में सैक्रेड ग्रूव इज नॉट ए XC2 कंजर्वेशन, इट इज ए इन सिटू कंजर्वेशन। थर्ड, इन सिटू कंजर्वेशन बायोस्फीयर रिजर्व एंड जूलॉजिकल पार्क। XC2 कंजर्वेशन जूलॉजिकल पार्क है और इन सिटू इनमें से लिस्ट में कोई है नहीं। ये मैचिंग तो हो गई करेक्ट। नेक्स्ट देखें, इन सिटू कंजर्वेशन क्रायो प्रिजर्वेशन नहीं, क्रायो प्रिजर्वेशन इज ए XC2 कंजर्वेशन। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट पर प्रिजर्व करके, लो टेम्परेचर पर चीजों को प्रिजर्व करके रखना क्रायो प्रिजर्वेशन। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलिन को प्रिजर्व होते देखा, लिक्विड नाइट्रोजन में रखा गया है, -196 डिग्री टेम्परेचर को याद किया गया था। सो 166 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, इनमें से कौन सी मैचिंग करेक्ट है। अरावली हिल ऑफ गुजरात, अरावली हिल ऑफ गुजरात इज ए सैक्रेड ग्रुप। अब भैया अरावली हिल्स तो सैक्रेड ग्रुप है, लेकिन इट इज नॉट केस ऑफ गुजरात। अरावली हिल्स हमें राजस्थान में देखने को मिली, तो फर्स्ट मैचिंग इज इनकरेक्ट। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक इज इन सिटू कंजर्वेशन, अभी डिस्कस किया। क्रायो प्रिजर्वेशन XC2 कंजर्वेशन है। अर्थ समित अभी डिस्कस किया था, इट इज नॉट फॉर रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन, इट इज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो फोर्थ ऑप्शन। अब एलिमिनेशन में अपने पास बच गया, तो यस, वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र इज ए टाइप ऑफ सैक्रेड ग्रुप। सो 167 करेक्ट ऑप्शन इज। अब सैक्रेड ग्रुप तो मालूम होना चाहिए कि क्या है, ऐसा एरिया जहां जो पूजा जाता हो, जहां के जंगल, वहां के रहने वाले उन्हें पूजते हो, ऐसे एरिया को। और जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं उनका लास्ट रिफ्यूजी भी हमें यही देखने को मिलता, अंतिम शरणग्राह है, और यहां से न बच पाए तो फिर दुनिया से ही विदा हो जाएंगे। तो 167 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। Which of the following statement is wrong? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। A stable community should be much variation in productivity from year and year। तो भैया एक इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए 3 पैरामीटर शो किए गए थे, जो करें वो इकोसिस्टम स्टेबल होगा। और उनमें पहला क्राइटेरिया है ऐसा इकोसिस्टम जहां ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन देखने को मिलेगा, वो इकोसिस्टम स्टेबल नहीं होगा। जरा कल्पना करो, आप एक क्रॉप फील्ड खेत की कल्पना करो, एक जंगल की, दोनों इकोसिस्टम है। ईयर टू ईयर वेरिएशन हमने फसल
इस साल ज्यादा हुई, इस साल कम हुई है, ये खेतों में देखने को मिलता है, जंगल में देखने को नहीं मिलता। इसलिए मच वेर स्लो मच वेरिएशन नहीं बेटा, जहां लेस वेरिएशन देखने को मिले। तो पहला ही स्टेटमेंट अपना रॉन्ग हो गया। आगे देखें, अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट इंक्रीज्ड एरिया डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट हायर प्रोडक्टिविटी। डेविड टिल ने आउटडोर प्लांट एक्सपेरिमेंट किया, जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी बढ़ाते चले गए प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली गई। और इनका एक रिलेशनशिप भी उन्होंने बता दिया। स्टेबल कम्युनिटी मस्ट बी रेजिस्टेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस। देख, एक स्टेबल कम्युनिटी वो होती है जो ओकेजनल डिस्टर्बेंस को रजिस्ट कर देती है। सूखे का, बाढ़ का, किसी भी तरह का असर उन पर देखने को नहीं मिलता। फिर एक बार बेटा, अगर जरा सा पानी आ गया तो फसल चौपट होगी खेत की, अब बाढ़ आ जाए तो फसल चौपट होगी खेत की, बाढ़ आ जाए तो बेटा जंगलों पर असर उतना नहीं पड़ता। इसलिए जंगल जो फॉरेस्ट होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं और क्रॉप फील्ड लेस स्टेबल होती है। एंड रिच बायोडाइवर्सिटी एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम। बेटा, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम की सेहत उतनी अच्छी रहती है। तो 168 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। बेटा फिर एक बार जरा करेक्ट मैचिंग को सिलेक्ट करना है, करेक्ट मैचिंग को सिलेक्ट करना है। तो डोडो बेटा रसिया से विदा नहीं हुई, डोडो मॉरिशस से विदा हुई। थायलोसिन, थायलोसिन बेटा ऑस्ट्रेलिया से। स्टीलर सी काऊ, स्टीलर सी काऊ बेटा रशिया से विदा हुई, लेकिन कोएगा अफ्रीका से विदा हुई है। और इन्हें ध्यान रखेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। 169 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 170, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हॉट स्पॉट। फिर एक बार जरा हॉट स्पॉट के लिए देखें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो हॉट स्पॉट इन सीटू कंजर्वेशन, यस, इन सीटू कंजर्वेशन की अप्रोच हॉट स्पॉट कवर लेस देन 2% एरिया। ध्यान से सुनो बेटा, हॉट स्पॉट केवल लेस देन 2% एरिया कवर करते हैं। वो कह रहे थे कि किसी भी देश के विकास के लिए कंजर्वेशन भी जरूरी है और डेवलपमेंट भी जरूरी है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो भैया बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट चाहिए, बढ़िया रोडें चाहिए, बढ़िया हॉस्पिटल चाहिए। तो भैया ये बनेंगे कहां सब, हवा में तो बनेंगे नहीं, जमीन पर बनेंगे तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी। अब कैसे तय होगा कि डेवलपमेंट जरूरी या कंजर्वेशन जरूरी? तो कहा गया कि भाई दोनों जरूरी हैं। इस जरूरत के लिए आप लेस देन 2% का एरिया जो हॉट स्पॉट का है इसे आप बचा लें। अगर इसे बचा लेंगे तो 33% का जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है वो बच जाएगा, और बाकी सब आप डेवलपमेंट में लगा लें। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, कैन रिड्यूस द गोइंग मास एक्सटिंक्शन, इसे रोकना पड़ेगा, ये बात भी हो गई ट्रू। तो तीनों बातें अपनी हॉट स्पॉट के लिए सही है। तो 170 करेक्ट ऑप्शन इज 170 करेक्ट ऑप्शन इज 170 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें 171, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलियन स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जो बाहर से आती हैं दे आर कॉल्ड एलियन स्पीसीज, और इनके बारे में आपने सुना है। पहली एलियन स्पीसीज कैरेट ग्रास, और कैरेट ग्रास को ही आपने पार्थिनियम, वाटर हाइकेंथ की बात सुनी, टेरर ऑफ बंगाल के तौर पर आपने याद किया, और लेंटेना भी एलियन स्पीसीज हैं। तो ये सब एलियन स्पीसीज और एलियन स्पीसीज इन्वेशन आपने पढ़ा था। अगर ये आती है तो जो नेटिव स्पीसीज है उनकी जिंदगी खतरे में चली जाती है। तो 171 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 172, अकॉर्डिंग टू IUCN लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंटेड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज हैज बीन। बेटा IUCN 2004 के अकॉर्डिंग कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन में गई हैं, कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई हैं? यस, तो बेटा NCERT का डेटा 784 स्पीसीज एक्सटिंक्शन में गई हैं। तो जरा ध्यान से देखें बेटा, वर्टिब्रेट्स, कितने वर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट हुए, कितने इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट हुए हैं,
और बेटा कितने प्लांट एक्सटिंक्ट हुए हैं, कुछ याद है? अगर याद है तो बेटा याद करो, 338 वर्टिब्रेट दुनिया से विदा हो गए और 359 इनवर्टिब्रेट विदा हो गए और 87 प्लांट में विदा हो गए। क्या मालूम है ये सारी विदाई 500 सालों की है। 500 सालों के अंदर बेटा 784 स्पीसीज दुनिया से विदा हो गई। टोटल स्पीसीज ऑफ प्लांट, फिशेस, बर्ड, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल इन अमेजन रेन फॉरेस्ट। चलो भाई ये टोटल स्पीसीज है, तो आपको अमेजन रेन फॉरेस्ट के डेटा को याद रखना होगा। तो बेटा हमें अमेजन रेन फॉरेस्ट में जो फिशेस देखने को मिली वो देखने को मिली 3000 फिशेस देखने को मिली। बेटा जो बर्ड देखने को मिली थी वो 1300 बर्ड देखने को मिली। जो मैमल्स देखने को मिले वो 4 to 7 देखने को मिले। और बेटा जो एम्फीबियंस देखने को मिले ये भी 4 to 7 देखने को मिले। और जो रेप्टाइल देखने को मिले ये 378 देखने को मिले। और बेटा जो प्लांट देखने को मिले ये हमें 40,000 देखने को मिले। अब बेटा अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो अपने पास 45,532 स्पीसीज अमेजन रेन फॉरेस्ट में देखने को मिली। आप इंडिविजुअल डेटा को भी याद रखेंगे, मैमल्स और एम्फीबियंस का नंबर सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। फर्दर देखें 171 करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें, 174 करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यस तो देखो भैया 25% से ज्यादा स्पीसीज प्लांट्स की मेडिसिन प्रोवाइड कराती हैं, ड्रग्स को ऑब्टेन कराती हैं। दिस इज ट्रू। स्पीसीज एरिया रिचनेस अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने दिया। पॉल रिच स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट हैं। बोलो किस काम के लिए याद रखा जाए? तो पॉल रिच को याद रखते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस से, और इन्होंने एक एनालॉजी डेवलप कर दी थी इकोसिस्टम वर्सेस एरोप्लेन। तो भैया तीनों स्टेटमेंट सही है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। 174 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। Exploring the molecular genetic species level of diversity for product of economic importance is known as। तो बेटा मॉलिक्यूलर लेवल, जेनेटिक लेवल तक अगर एक्सप्लोरेटेशन होगा तो हमें इकोनॉमिक के लेवल पर जो प्रोडक्ट बनते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, ऐसी प्रोसेस को हम लोगों ने बायो प्रोस्पेक्टिंग कहा है। जिन चीजों को ढूंढ लिया है ठीक, अगर ये प्लांट ये बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी तो अगर उनके मॉलिक्यूलर लेवल पर जाएंगे तो हो सकता है उनकी जीन से कोई ऐसा केमिकल भविष्य में निकल सकता था जो आगे आने वाली समस्या का सलूशन बने। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रिजर्वेशन है कि लिविंग चीजों को प्रिजर्व करके रखा जाए। लो टेम्परेचर की बात आपने क्रायो प्रिजर्वेशन की थी। और बायो पायरेसी डुप्लीकेसी है, अनऑथराइज्ड यूटिलाइजेशन बायो पायरेसी। तो 175 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3rd। और बेटा ये था 151 to 175 और आगे का मिशन कंटिन्यू करेंगे विक्रम चक्रवर्ती सर। हेलो बच्चों, अब देखिए वो क्वेश्चन नंबर 176 से अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूं बच्चों। आपके सामने क्वेश्चन 176 से ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए जैसे बायोडाइवर्सिटी है, ठीक, बायोडाइवर्सिटी हम इसे क्यों कंजर्व करेंगे, इसके 3 मेजर एस्पेक्ट हैं। पहला कि बायोडाइवर्सिटी से हमें डायरेक्ट बेनिफिट क्या मिल रहा है, हमें फूड, दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, पौधे हैं, उनके पत्ते हैं, खाना है, सब कुछ मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। ये तो आपका नैरोली यूटिलिटी है। अगर 3 मेजर एस्पेक्ट्स की अगर आप बात करें, 3 मेजर एस्पेक्ट्स, तो उसमें सबसे पहले नैरोली है, क्या भाई, नैरोली, और दूसरा है ब्रॉडली, और
तीसरा है आपका इथिकल। तो ये तीन ऐसे मेजर एस्पेक्ट्स हैं बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ह्यूमन के द्वारा। तो नैरोली में क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट जिससे मिल रहा हो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, और ब्रॉडली में क्या होता है, बेनिफिट है पर उसका हम प्राइस टैग नहीं लगा सकते। जैसे जो पहाड़ों की खूबसूरती देख के हमें अंदर ही अंदर एक आत्मीय सुख मिलता है, फूलों खुशबू देख करके, फूल को देख करके, और नेचर से जो कंटिन्यूस हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। दूसरा, जो आपके फल फ्रूट मिल रहे हैं, जो एक प्लांट पॉलिनेटर का एक एनिमल जो पौधे का प्लांट पॉलिनेशन करता है उसका। तो इन सारी बातों का आप क्या प्राइस टैग लगाएंगे। एक हॉस्पिटल में आप देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर का बेड कितना महंगा है, और आप सोचिए कि जीवन से पैदा होने से लेके मृत्यु तक एक मनुष्य दिन भर ऑक्सीजन लेता रहता है नेचर से, इसकी क्या कीमत है। तो ये जो ब्रॉडली है कि मतलब नेचर से बेनिफिट तो हमें मिल रहा है, जो नेचर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसका प्राइस टैग हम नहीं लगा सकते, ये ब्रॉडली है। और ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि भले उससे फ़ायदा हो या ना हो, हमें उसका बेनिफिट समझ में आए ना आए, हमें अपने बायोडायवर्सिटी को बचाना है। तो ये इथिकल का एस्पेक्ट है। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रॉडली का क्या एस्पेक्ट है। बायोडायवर्सिटी प्ले इंपॉर्टेंट मेनी क्वेश्चन सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड, जो प्रकृति हमें प्रदान करती है जिसका प्राइस टैग हम नॉर्मली नहीं लगा सकते। यही है आपका पहला आंसर, और ये वाला नैरोली है, ये इथिकल है। तो क्वेश्चन केवल ब्रॉडली के लिए था, इसलिए आंसर इज फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन 77 कहते हैं कि जो बायोडायवर्सिटी है ये कितनी है, क्योंकि हमें पता है एक इंसान जब तक पूरी पृथ्वी भ्रमण करे, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक जगह, एक एक पर्वत, एक एक जब हर जगह तो छान लेगा, तब वो ढूंढ पाएगा कि कितनी बायोडायवर्सिटी है, और जो कि इम्पॉसिबल है। बहुत सी ऐसी जगह हमारे इस पृथ्वी प्लैनेट पर है जहाँ पर मनुष्य नहीं पहुँच सका है। तो नॉर्मली अलग अलग संगठन ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपना एक एस्टिमेट दिया कि भाई इतनी बायोडायवर्सिटी है। उसी में एक संस्था का नाम है IUCN। इन्होंने कहा भैया कि 1.5 मिलियन से लगभग थोड़ा ज़्यादा है बायोडायवर्सिटी। फिर एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट मे, जिन्होंने 7 मिलियन का एक एस्टिमेट टैग दिया। तो यही वो रॉबर्ट मे साइंटिस्ट है जिन्होंने 7 मिलियन का टैग दिया कि लगभग बायोडायवर्सिटी जो है 7 मिलियन है। लेकिन बहुत सी और संगठन ये कहती है कि ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो IUCN ने कितना बताया, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, और रॉबर्ट मे ने 7 मिलियन बताया था। फर्स्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन 178, आपकी बुक में बायोडायवर्सिटी को डिफाइन करने के लिए चार्ट और डायग्राम के माध्यम से 3 बने हुए हैं। एक प्लांट का बना हुआ है, ठीक, एक इनवर्टिब्रेट का बना हुआ है, और एक बना है वर्टिब्रेट का। और डायग्राम देख करके आप लोग पहचान गए होंगे कि ये वर्टिब्रेट का ही है, कि पूरी पृथ्वी पर ग्लोबल बायोडायवर्सिटी अगर आप वर्टिब्रेट की कंपेयर करें तो ये जो आप दिए गए हैं ये ग्लोबल वर्टिब्रेट डायवर्सिटी के रिलेटेड एक चार्ट डायग्राम है, जिसमें हम समझते हैं कि भाई साहब ये तो फिश है, और ये एम्फीबिया, ठीक है, ये रेप्टाइल्स, ये बर्ड्स, ये मैमल्स। ठीक, अब आपके क्वेश्चन में पूछा गया ए क्या है, ए मुझे फिश दिख रहा है, आंसर मेरा पहला है। तो आपकी इस जहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है वहाँ 3 चार्ट बनाए गए हैं। उस चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का कितना शेयर है ग्लोबल बायोडायवर्सिटी में, प्लांट, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का ये चार्ट बना जो कि ये फिश है, ये एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। दैट इज फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन 179, इंडिया हैज ओनली 8 नहीं भाई, ये 2.4% लैंड एरिया है और 8.1% बायोडायवर्सिटी है। ये एक बात। और ज़्यादातर इंडिया का जो लैंड एरिया है वो ट्रॉपिकल में आता है भाई, ये बात याद रखिए, ट्रॉपिकल में। और स्पीशीज डायवर्सिटी, अब देखिए सपोज दैट ये मैंने अर्थ का ग्लोब बनाया और मैं इसे इक्वेटर मान रहा हूँ, इक्वेटर के पास वाला ये ट्रॉपिक्स होता है भाई। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो ये सब ट्रॉपिक्स है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हम माने। अब देखिए यहाँ से यहाँ चली गई दूरी को ही आप लैटिट्यूड बोलते हो। तो लैटिट्यूड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम इक्वेटर टू पोल इन लैटिट्यूड। और ये जो इन 2 पॉइंटों के बीच जो डिफरेंस है यही है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। इसका मतलब जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं हमारा लैटिट्यूड बढ़ रहा है, इतना तो आपको पता ही है। क्यों, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, लैटिट्यूड बढ़ रहा है। लेकिन जो ये बायोडायवर्सिटी होती है बच्चों, ये घटती है। तो इससे हमें क्या मालूम चला कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा लैटिट्यूड बढ़ेगा, बायोडायवर्सिटी घटेगी। इसका मतलब लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बायोडायवर्सिटी। इसका जो कंट्री जितना इक्वेटर के पास होगी वहाँ बायोडायवर्सिटी ज़्यादा होगा, और जितना दूर होगी उतना कम होगा। आपको मालूम है कोलंबिया लगभग यहीं आसपास ही कहीं है। कोलंबिया इक्वेटर के ज़्यादा पास होता है, न्यूयॉर्क थोड़ा दूर होता है। इसका मतलब अगर हम कोलंबिया से न्यूयॉर्क की तरफ चलें तो लैटिट्यूड बढ़ रहा है,
बायोडाइवर्सिटी घटेगी। अब क्या लिखा है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी डज नॉट डिक्रीज व्हेन मूव फ्रॉम कोलंबिया, नहीं सर घटेगा, इसलिए सेंटेंस गलत है। और 23 डिग्री नॉर्थ मतलब इधर से चले तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, इधर चले 23 डिग्री, ये डेटा ये बताता है कि इन डेटा कोऑर्डिनेट्स पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है। ठीक है, ये आपकी बुक में लिखा कि एक्चुअल में है क्या, ये लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के डेटा दिए गए हैं भाई कि इस डेटा पर जो आपका ये कोऑर्डिनेट्स बने हुए हैं यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, यही एकमात्र सेंटेंस सही है, फोर्थ आंसर। ठीक है भाई। और देखिए कहते हैं कि बहुत से कम लैंड एरिया के कंपेयर में बायोडाइवर्सिटी का ज़्यादा होने के कारण ही दुनिया की 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में से भारत भी एक आता है। और आपके इसी पेपर में असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन था जो कि मेरे सीनियर साथी शैलेंद्र सर ने आपको अच्छे से कराया। ठीक, तो ये बिल्कुल सही भाई, फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 180 ऑन केयरफुल एनालिसिस। अब देखिए जो डेटा आपकी बुक में दिए गए वो ये बताता है कि दुनिया की जितनी भी स्पीसीज हैं आपकी हैं उनमें 32% सबसे अधिक खतरा जो है वो एम्फीबियंस को है, और 31% क्या है भाई, जिम्नोस्पर्म है। ठीक, और 23% मैमल्स है, 12% बर्ड्स है। तो आपको ये डेटा जो आपकी बुक में दिए गए ये बताता है कि अगर आप थ्रेड का कंसंट्रेशन लो एनिमल्स के बीच में तो 32% जिम्नोस्पर्म को खतरा है एक्सटिंक्शन के लिए, 31% जिम्नोस्पर्म, 23% मैमल और 12% बर्ड। तो ये क्या लिखा है कि ऑन केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस विच ग्रुप फाउंड टू बी मोर वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब जो एक्सटिंक्ट होने वाले या जो इंडेंजर्ड होने वाले हैं फ्यूचर में, या जिन्हें खतरा है एक्सटिंक्शन के लिए, मतलब संकटग्रस्त है, असुरक्षित हैं। तो भाई इस डेटा को देख के तो हमें एम्फीबियंस ही लग रहा है, दैट इज 32% सबसे डेटा है, दैट इज सेकेंड आंसर। अब देखिए क्वेश्चन 181 कहते हैं सपोज दैट एक आपकी बुक में राउल्फिया बोमेटोरिया ये आपकी लिखा, और इन्होंने आपकी बुक में लिखा है कि हिमालय के अलग अलग क्षेत्रों में जब इसको ग्रो करा के देखा, ग्रो करता है तो जितने एक ही क्षेत्र में एक ही स्पीसीज की अगर आप अलग अलग पॉइंट से उसके पोटेंशियल कंसंट्रेशन जो कि रेसर पाइन का बोला गया था, रेसर पाइन एक केमिकल है, तो इसकी पोटेंसी और कंसंट्रेशन वेरिएबल थी, मतलब एक ही स्पीसीज में अलग अलग कंसंट्रेशन और पोटेंसी थी। इसे क्या नाम दिया गया था, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इसका मतलब जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो विद इन ए स्पीसीज देखी जाती है। ये आंसर बिल्कुल सही है भाई फर्स्ट। क्या बताया मैंने कहा कि राउल्फिया बोमेटोरिया की स्पीसीज है और हिमालय के अलग अलग क्षेत्र में ग्रो करती थी, तो रेसर पाइन का पोटेंशियल कंसंट्रेशन वेरिएबल था, ये है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, फर्स्ट आंसर है। दूसरा देखिए बच्चों, मैं कह रहा हूँ एक बड़ा सा हैबिटेट है जिसे हम रीजन मान लें, यहाँ पर एक स्पीसीज ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, ई के बाद मुझे अल्फ़ाबेट याद नहीं क्योंकि मैं पढ़ के नहीं आया हूँ। ठीक, तो ए बी सी डी आप लोग समझ गए होंगे, तो ए बी सी डी ई है। ये कहते हैं अगर आप एक रीजन को माने तो ये जो अलग अलग स्पीसीज है इसे क्या नाम देंगे, इसे देंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक, तो एक हैबिटेट में जितने प्रकार की स्पीसीज वो स्पीसीज डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही लिखा। अब देखिए हमारे नेचर में आप देखो बच्चों कि आपका जो इकोसिस्टम है वो एक तरह से नहीं है, रेगिस्तान भी एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड भी इकोसिस्टम है, खेत भी इकोसिस्टम है, पहली बात कोरल रीफ भी इकोसिस्टम है, सुंदरवन डेल्टा भी एक इकोसिस्टम है। तो आप देखिए कि इकोसिस्टम एक प्रकार का नहीं है और बहुत ही वेरिएबल है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर्स टू वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो मेरी समझ से तीनों सेंटेंस सही, इसमें कोई गलत नहीं, फोर्थ आंसर। 182 विच पार्ट ऑफ ब्रेन, कुछ नहीं, आपको मालूम था कि जब आप ब्रेन की बात करते हो, ब्रेन की बात, तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, ठीक, और एक होता है हाइंड ब्रेन। सबका अलग अलग काम होता है, इनके अलग अलग पद। जो ये आपका सेरिब्रम है, ये लर्निंग, थिंकिंग, कॉन्शियस बिहेवियर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सोच रहा हूँ, मैं सोच के आया हूँ कि बच्चों को मैं ऐसे समझाऊंगा और आप भी मुझे देख रहे होगे तो कहोगे सर की बातें बड़ी अच्छी लगी, ये जितनी चीज़ें हम कर रहे हैं मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, जो भी मेरी इच्छा से हो रही है सब सेरिब्रम के अंडर में है। शरीर के अंदर जितने भी इनवॉन्टेड एक्टिविटी है सब मिडला ऑब्लांगेटा के अंडर है। अब देखिए पीने की चाहत, खाने की इच्छा, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये हाइपोथैलेमस है। और यही क्वेश्चन है कौन है जो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस, दैट इज थर्ड आंसर। और सेरिबेलम होता है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बॉडी का बैलेंस करना शरीर का, दैट इज ये सेरिबेलम है। ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ये दोनों फोर ब्रेन के पार्ट हैं, तो दैट इज थर्ड आंसर। समझ गए आप लोग। 183 द करेक्ट सीक्वेंस। आपको मालूम है कि जो हमारा स्कल है, ब्रेन चूंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन था इसलिए भगवान ने उसे कई तरीके से प्रोटेक्ट किया, उसे बड़े अच्छे से बॉडी कैविटी फिट किया, लेकिन इसके बाद भी तीन प्रकार के केल मेनिंजेस होते हैं, DAP,
ठीक, एक क्रेनियल मेनिंजिस होता है, ये होता है आउटर और ये होता है इनर। ठीक, ये है पाया मैटर, ये एरेक्नॉइड है, ये आपका ड्यूरा मैटर है। तो आउटर टू इनर अगर चलेंगे तो ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर। इनर टू आउटर चलेंगे तो पाया मैटर, एरेक्नॉइड, ड्यूरा मैटर। तो भाई साहब सबसे पहले ये पाया मैटर, एरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर, फोर्थ आंसर। ठीक है, तो पूछा गया इनर टू आउटर, तो पहले क्या हो जाएगा, पाया मैटर, एरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर, फोर्थ आंसर। ठीक है, द ह्यूमन हाइंड ब्रेन, अभी मैंने बताया कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट होते हैं। अगर मैं फोर ब्रेन की बात करूं, फोर ब्रेन, तो इसमें सबसे पहले आएगा सेरिब्रम, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक, थैलेमस, उसके बाद एसोसिएशन एरिया, एम्बिगडाला, ठीक है, हिप्पोकैम्पस, लिम्बिक सिस्टम, ये सब आएंगे। और मिड ब्रेन में केवल कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना आता है। लेकिन जब हाइंड ब्रेन की बात आप करते हो, हाइंड ब्रेन, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा, इतने पार्ट आएंगे। आपसे क्या पूछा गया है कि ह्यूमन हाइंड ब्रेन 3 पार्ट कवर करता है, पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा, उनमें से एक कौन है, सेरिबेलम है, दैट इज फर्स्ट आंसर। और हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन में जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये ब्रेन का पार्ट नहीं है। और कार्पस कैलोसम जो होता है वो यूनिक फीचर होता है मैमल का, मैमेलियन ब्रेन का। अगर सैंपल अलग अलग रख दिए जाए तो आप मैमल की ब्रेन को इसी कार्पस कैलोसम से पहचान सकते हैं। ये ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर होता है जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है, दैट इज फर्स्ट आंसर। 185 मल्टीपल। अब देखिए कमाल की बात, जैसे कहते हैं जब आपको मालूम है कि न्यूरॉन जो है वो फंक्शन है नर्वस सिस्टम की, ये वेरिएबल होता है। एक होता है यूनिपोलर, ठीक है, यूनिपोलर, और एक होता है बाईपोलर, ठीक, और एक होता है मल्टीपोलर। इतने प्रकार के न्यूरॉन आपके शरीर में पाए जाते हैं। यूनिपोलर में केवल एक्सॉन होता है, दैट इज एक्सॉन, और बाईपोलर में एक्सॉन, ठीक है, एंड 1 डेंड्राइट्स, ठीक, 1 डेंड्राइट्स। और इसमें क्या होता है, एक्सॉन होता है एंड 2 or more डेंड्राइट्स होते हैं, 2 or more डेंड्राइट। इतनी बात हमको समझ में आई कि यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। यूनिपोलर में केवल एक्सॉन होगा, बाईपोलर में 1 एक्सॉन 1 डेंड्राइट, मल्टीपोलर में 1 एक्सॉन 2 or more डेंड्राइट। तो अब इनके पाए जाने की पोजीशन भी अलग अलग होती है, लेकिन क्वेश्चन केवल आपका इसी से है। माइंड इट, मैं हमेशा बताता हूं कि जितना सवाल पूछा जाए केवल आपके दिमाग में उतना ही परसेप्शन आना चाहिए। अब आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आपको पूरा ज्ञान है, लेकिन जितना पूछा जाए क्वेश्चन में उतना ही दिमाग में। ये कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, वो चीज़ नहीं स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में। मैं कह रहा हूँ यूनिपोलर में 1 एक्सॉन, बाईपोलर में 1 एक्सॉन 1 डेंड्राइट, और मल्टीपोलर में 1 एक्सॉन 2 or more डेंड्राइट। क्वेश्चन केवल इतना ही है, तो 1 एक्सॉन 2 or more डेंड्राइट आंसर इज फर्स्ट। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं, वो आपके दिमाग में भले ही आपको ज्ञान हो, क्वेश्चन जितना हो केवल उतना ही आपको परसेप्शन देना है, उतना ही आपको रिस्पॉन्स देना। फिर भी यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, बाईपोलर रेटिना में, और मल्टीपोलर मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन हमारे बॉडी में वो मल्टीपोलर होता है। और एक कमाल की बात इन सभी में केवल एक ही एक्सॉन है, डेंड्राइट्स जो होता है एक में नहीं है, बाकी सब वेरिएबल है। फर्स्ट आंसर 1 and 2 or more डेंड्राइट्स, 185 फर्स्ट आंसर। 186। अब देखिए आपको मालूम था कि जो आपका साइनसिस का डायग्राम बना है वो कुछ ऐसे बना हुआ है, आपने देखा ही था ऐसे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे रिसेप्टर्स बने हुए हैं, ठीक। अब देखिए ये आपका एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनल है, ये सिनैप्टिक नॉब है, और यहाँ पे सिनैप्टिक वेसिकल भरी हुई है, और यहाँ पर ये एक न्यूरोट्रांस रिलीज हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर, ये आपके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर है, ये प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन है। तो क्वेश्चन पूछा गया रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन, क्या भाई, पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये पूरा आपका सिनेप्सिस है, तो ये प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट, ये जो रिसेप्टर बना हुआ है ये पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन पर है, थर्ड आंसर। अब देखिए द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, आपको मालूम था कि जब ह्यूमन के नर्वस सिस्टम की आप बात कर रहे थे सर, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम की बात आप कर रहे थे, नर्वस सिस्टम, तो सबसे पहले इसको डिवाइड किया गया CNS और PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर क्लासीफाई किया गया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम
और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। अब जो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम होता है हमारे बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंट्रोल वॉलंटरी आर्गन वॉलंटरी एक्टिविटीज़ पर जिस तरीके से होता है वो होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और हमारे नर्वस सिस्टम का हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल बॉडी के इनवॉलंटरी आर्गन और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ पर होता है वो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर क्लासिफाइड होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और यही क्वेश्चन पूछा गया कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड टू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंट्रोल बॉडी के इनवॉलंटरी आर्गन इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ पर हो वही है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इमरजेंसी कंडीशन में सिंपैथेटिक काम करेगा, नॉर्मल में पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा। थर्ड आंसर वट इज सेलेक्ट द करेक्ट मैच। कुछ नहीं, आपको बताया गया था कि जो आपके सिंपल टिश्यू होते हैं पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्केनकाइमा, स्केनकाइमा नॉन लिविंग होता है क्योंकि डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है मैच्योरिटी पर। और स्केनकाइमा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्क्लेरिड, ठीक है, और एक होता है फाइबर, ठीक है। जो स्क्लेरिड होता है वो कहाँ सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स पाया जाता है, फुटबॉल नट्स पाया जाता है, इसके पल्प ऑफ गॉम पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो सही है दोनों, ठीक। अब देखिए कोएनकाइमा ये प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट, बिल्कुल सही है। ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है, ये भी सही है। अब देखिए स्केलेट जो होता है ये नॉन लिविंग होता है और नॉन लिविंग चीज़ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर ही नहीं सकती, ये लिविंग की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ये पैरेन्काइमा की प्रॉपर्टी लिखी है भाई, यही गलत है। मैं कह रहा हूँ फोर्थ आंसर, समझ गए आप लोग। तो कहते हैं स्केनकाइमा जो होते हैं दो प्रकार के, फाइबर और स्केलेट होता है। तो स्केलेट जो होता है वो सीड कोट ऑफ स्केनकाइमा यहाँ पाया जाता है, फुट वॉलनट्स पाता है, पल्प ऑफ गॉम पाया जाता है। और कोएनकाइमा मैकेनिकल टिश्यू प्रोवाइड करता है, ये लिविंग होता है। और ये जो चीज़ लिखी ये आपके पैरेन्काइमा के लिखी है स्केलेट के, क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग कभी भी लिविंग की प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता। फोर्थ आंसर आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था। 189 माइलिन सीज प्रोड्यूस बाई, आपको मालूम है ये आपका 2017 का PYQ था, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए था। नॉर्मली हमारे दिमाग में चलता है कि स्वान सेल जो होता है माइलिन सीज बनाता है, ये बात सही है, लेकिन इसके अलावा ओलिगोडेंड्रोसाइट भी होता है जो कि ये आपका PYQ 2017 है, इससे आप एडिट याद कर लीजिए, ठीक है। तो स्वान सेल, और एक बात और, माइलिन सीज बने या ना बने एक अलग बात है, लेकिन आपका स्वान सेल दोनों में होता है, चाहे माइटेड नर्व फाइबर हो और चाहे नॉन माइटेड नर्व फाइबर हो, माइलिन सीज दोनों में होगा। ओलिगोडेंड्रोसाइट भी होती है, ठीक है, ये आपकी माइलिन सीज बनाती है। फोर्थ आंसर। अब देखिए एक स्पाइनल नर्व, आपको मालूम है कि जब आप क्रेनियल नर्व की बात करते हो, क्रेनियल नर्व, तो ये आपका एक हो गया सेंसरी नेचर की होती है, ये आपकी मोटर नेचर की भी होती है, ठीक है, ये मिक्स्ड होती है। ये तीन प्रकार की सेंसरी मोटर मिक्स होती है। लेकिन जो स्पाइनल नर्व होती है, स्पाइनल नर्व, ये आपकी क्या होती है, डॉर्सल, अगर आप इसकी बात करेंगे तो डॉर्सल सेंसरी नेचर की होती है और वेंट्रल जो होती है वो मोटर होती है। इसका मतलब ये सेंसरी मोटर एक साथ वर्क करते हैं, काहे के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन में। इसीलिए ऑलवेज क्या होगा, ये मिक्स होगा भाई, ये ऑलवेज मिक्स होगा, ठीक है। तो ये ऑलवेज मिक्स का आंसर आएगा, थर्ड आंसर है। तो स्पाइनल नर्व, और ये आपके जो आपका न्यूरल केमिकल न्यूरल कंट्रोल है, ये आपके पीछे NCERT ने सवाल पूछा है कि क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में क्या डिफरेंस है, ये वहीं से क्वेश्चन है, बुक में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन क्रेनियल नर्व स्पाइनल में क्या डिफरेंस है ये क्वेश्चन वहीं से पूछा गया। तो क्रेनियल नर्व सेंसरी मोटर मिक्स तीनों हो सकते हैं, स्पाइनल नर्व जो होते हैं वो डॉर्सेंसरी और वेंट्रल मोटर होते हैं। और क्रेनियल नर्व जो होता है ह्यूमन में 12 पेयर है, फ्रॉग में 10 पेयर है, ये आपको याद होना चाहिए। थर्ड आंसर। 191 कंडक्शन नर्व इम्पल्स। अब देखिए आपको मालूम है, जैसे सपोज दैट मैंने ये न्यूरीलेमा बनाया, ठीक है, मतलब न्यूरॉन के चारों तो जो प्लान होता है न्यूरीलेमा, और आपको मालूम है कि जो आपका ये माइलिन सीथ होता है ये इसके से बनता है, और कुछ जगहों पर देखिए ये एब्सेंट रहता है इससे, ठीक है, ये चीज़ है, ये रहता है। और ये रहा कहानी, ये आपकी क्या चीज़ है, माइलिन सीथ है। किसने बनाया इसको, स्वान सेल ने बनाया माइलिन सीथ। और ये जहाँ जहाँ पर ये एब्सेंट होती है इसी को आप नोट्स ऑफ रेनवियर कहते हो। क्या कहते हो, नोट्स ऑफ रेनवियर। और ये न्यूरीलेमा है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स, ये न्यूरीलेमा हो गया। इसका मतलब कहते हैं कि कंडक्शन नर्व इम्पल्सिस, तो जो माइनेटेड नर्व फाइबर होते हैं उनमें फास्ट होता है और नॉन माइनेटेड में नर्व फाइबर में कंडक्शन स्लो होता है। तो अब देखिए फास्टर इन
माइनर फाइबर्स, दैट इज थर्ड आंसर। तो नो डिफरेंस इन द रेट ऑफ कंडक्शन ये गलत है, फास्टन ये भी गलत है, और पॉसिबल नहीं है ये भी गलत है, दैट इज थर्ड आंसर। तो इस बात से हमको मालूम चल गया कि न्यूरीलेमा जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन माइलिन सीथ जो होती है वो डिसकॉन्टिन्यूस होती है, और जिस जगह पे डिसकॉन्टिन्यूस होती है उसी जगह पर ये नोड्स ऑफ रेनवीयर प्रेजेंट होता है, थर्ड आंसर। अब देखिए 192 वेन न्यूरॉन, आपकी बुक में बात लिखी है कि जब रेस्टिंग कंडीशन में आपका एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है, एक्सोनल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर जो कंपेरेटिवली परमेबल ज़्यादा होती है पोटेशियम के लिए और नियरली सोडियम के लिए, और जब नॉर्मली ये सोडियम बाहर और ये पोटेशियम अंदर, तो नियरली इम्परमिएबल जो लिखा है ये बिल्कुल ये बुक की लाइन है। और जब स्टिमुलस आता है तो इन्हीं के कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से आपका नर्व कंडक्शन या नर्व इम्पल्स होता है, जनरेट होता है, ठीक है। तो ये आपकी बुक में फोर्थ आंसर है भाई, ये बुक की लाइन थी, आपको याद होना चाहिए कि जब रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो इसके लिए आपका कंपेरेटिवली परमेबल होता है ज़्यादा और इसके लिए नियरली इम्परमेबल होता है, और जब स्टिमुलस आता है तो एलॉन्ग द कंसंट्रेशन ये अंदर आता है और यहीं से नर्व इम्पल्स आगे बढ़ता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि नर्व इम्पल्स होने के लिए कौन कौन से दो आयन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोडियम पोटेशियम, इनका कंसंट्रेशन का डिफरेंस ही होता है जो नर्व कंडीशन को आगे बढ़ाता है, फोर्थ आंसर 190। अब देखिए वी आर फॉलोइंग कट फॉर नोट्स, अभी मैंने आपको बताया कि देखिए जैसे ये चीज़ बनी है न्यूरीलेमा और ये माइलिन सीथ यहाँ बना, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये न्यूरीलेमा है, न्यूरीलेमा, और ये माइलिन सीथ है, माइलिन सीथ, और ये रहा नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक। इतना आपको दिख गया नोड्स ऑफ रेनवियर। इससे आपको क्या मालूम चला कि माइलिन सीथ कॉन्टिन्यूस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ जहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं है वही प्लेस नोड्स ऑफ रेनवियर है, और न्यूरीलेमा जो है वो कॉन्टिन्यूस है। ये तीन बातें हमें इस एक्सॉन के डायग्राम को देख के समझ में आ गई। तो विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैड फॉर नोड्स ऑफ रेनवियर बोथ न्यूरीलेमा एंड माइलिन सीथ डिस्क, ये बिल्कुल गलत है। देखिए अगर मैं इससे नोड्स ऑफ रेन बांध रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ये तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन जो माइलिन सीथ है वो डिसकॉन्टिन्यूस, तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया। न्यूरीलेमा ये भी गलत हो गया, माइलिन सीथ डिसकॉन्टिन्यूस यही सेंटेंस हमारा सही है। और कवर्ड बाय, अब एक बताइए, जब मैं कह रहा हूँ कि इस नोड्स ऑफ रेनवियर पे माइलिन सीथ एब्सेंट है तो कवर्ड होने की बात तो आप कर नहीं सकते, ये भी गलत, थर्ड आंसर। विद द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, अभी मैंने बताया था कि सेरिबेलम बैलेंस के लिए होता है, लिम्बिक सिस्टम कुछ नहीं है कि इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और इसके अलावा आपके एमिगडाला हिप्पोकैम्पस मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। ये इमोशनल बिहेवियर, प्लीजर और सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है, बिल्कुल सही है। और हाइपोथैलेमस पीने की चाहत, खाने की चाहत, पीने की चाहत दारू पीने से नहीं है, पीने की चाहत आपका क्या है, पानी से, ध्यान रखिएगा। आज फॉर ड्रिंकिंग लिखा, ड्रिंकिंग ईटिंग नहीं है, तो ये थर्ड आंसर। अभी मैंने बताया कि हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, और मेडुला ऑब्लांगेटा बॉडी की सारी इन्वर्टेड कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, रेस्पिरेशन, इन सब में काम करता है, तो यही गलत है, दैट इज फोर्थ आंसर, नॉट करेक्टली फोर्थ आंसर। अब देखिए व्हाट इज गैंग्लिया, आपको पता है कि जो नर्वस सिस्टम है वर्टिब्रेट में ज़्यादा डेवलप होता है, इनवर्टिब्रेट में कम डेवलप होता है। इनवर्टिब्रेट में न्यूरॉन होते हैं और उनकी ग्रुपिंग होती है, और इसी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को गैंग्लिया कहा था। आपने क्या पढ़ा था, सुप्राओसोफेजियल गैंग्लिया, ठीक है, पढ़ा होगा आपने सुप्राओसोफेजियल गैंग्लिया। तो जो गैंग्लिया टर्म है वो न्यूरॉन्स की ग्रुपिंग होती है, और एक तरह से ये लेस डेवलप नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, सेकेंड आंसर। अदर नेम ऑफ न्यूरॉन नहीं है, ग्रुप ऑफ निजल ग्रेन्यूल नहीं है, और अदर सर्टेन नहीं भाई, ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, सेकेंड आंसर। हाउ मेनी मैचिंग, अभी मैंने बताया कि अलग अलग ब्रेन में अलग अलग पार्ट होते हैं। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है। एसोसिएशन एरिया क्या है, हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे भी जगह होते हैं, प्लेस, जहाँ पर सेंसरी और मोटर में क्लियरली डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, उसे बोलते हैं एसोसिएशन, ये भी फोर ब्रेन में ही पाया जाता है। और हिप्पोकैम्पस जो होता है, अभी मैंने बताया कि लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है जो कि फोर ब्रेन में पाया जाता है, ये भी सही है। और आपको मालूम है कि मिड ब्रेन में 4 राउंडेड स्वेलिंग्स होते हैं, ठीक है, आपके उन्हीं को कार्पोरा क्वाड्रिसेमिना कहते हैं, और इनके अंदर से एक डक्ट सेरेब्रल एक्वेटेड पास होती है, मिड ब्रेन का पार्ट है। ये चारों सही, ए बी सी डी, 4 सही है, 4 हमारा यहाँ पर है, सेकेंड आंसर। 197 द ब्रेन इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी एंड एक्टर कमांड सेंटर, बिल्कुल सही है। हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, आप क्या पढ़ोगे, हम कहाँ घूमने जाएंगे, कैसे चलेंगे, हमारा हार्ट कैसे धड़केगा, हमारा लीवर कैसे काम करेगा, ये सारी चीज़ों का कमांड ब्रेन से आता है, तो बिल्कुल सही है। और आपको पता ही है कि जो स्कल है ये आपको ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल सही है।
अब इसका आपके बोन आ गए कितने, केनियल और फेसियल, ये भी आपको पता है। तो ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, और ऐसे भी ये बुक की लाइन थी, आपको याद होना चाहिए था। फोर्थ आंसर। अब देखिए कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू आर मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कंप्लीमेंट द फंक्शन। बिल्कुल सही है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही है कि दो ऑर्गन या उससे ज़्यादा ऑर्गन जुड़े और उन सब का एक उद्देश्य हो, एक दूसरे को सपोर्टिव बिहेवियर करना। आपको पता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन जो काम करते हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर की तरह काम करते हैं। फोर ब्रेन मिड ब्रेन के काम को डिस्टर्ब नहीं करता, मिड ब्रेन फोर ब्रेन को डिस्टर्ब नहीं करता, स्पाइनल कार्ड जो होता है ब्रेन को डिस्टर्ब नहीं करता। ये सब अगर मैं कह रहा हूँ सिस्टम बना है तो सभी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये है कोऑर्डिनेशन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन ये सब अपना डिवीजन ऑफ लेबर है, और डिवीजन ऑफ लेबर एक प्रकार का इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, और ये सभी कोई एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब नहीं करता उसके वर्क को, सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल सही है। और न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। बिल्कुल, हमें यहाँ से हमने टच किया, हमें सेंसेशन मिला, मुझे हाथ हटाना है, मुझे क्या पढ़ाना है, तो ये बहुत ज़्यादा क्विक होता है। ऐसा नहीं होता कि हम सोच रहे हैं कि अब देखिए जितने टाइम में हमने स्टिमुलस दिया तो हमें से मिल गया, ठीक, पाँव हाथ गर्म पे हाथ रखेंगे तो हाथ हटा लेंगे, तो बहुत ही क्विक और फास्ट होता है कोऑर्डिनेशन। ये बिल्कुल सही है भाई। चौथा आंसर। अब देखिए 99, द फंक्शन ऑफ सीड ट्यूब। आपको मालूम था कि मैच्योर होने पर बहुत से ऐसे सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, उनमें एक आपका आरबीसी भी है, लेकिन आरबीसी में सारे सेल ऑर्गन खत्म हो जाते हैं और न्यूक्लियस भी, लेकिन सीड ट्यूब में साइटोप्लाज्म बाकी जो रहती हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड। एक टर्म आता है ई न्यूक्लिएटेड। अब सर जी न्यूक्लियस तो नहीं है, लेकिन इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल, तो ये फ्लोएम फाइबर नहीं है भाई, ये कंपेनियन सेल्स है, तो इसलिए गलत हो गया। और सीड ट्यूब एलिमेंट्स और एंड कंपेनियन सेल्स ये आपस में क्यों जुड़े होते हैं, तो कंपेनियन सेल्स इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। आर कनेक्टेड बाय द पिट फील्ड, ये बुक की लाइन है, बिल्कुल सही है भाई। तो ये पहला गलत है, दूसरा सही है, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। गार्ड सेल कुछ नहीं, आपको पता था, जब आप डायग्राम देखते हो ये आपको स्टोमेटा दिख गया और ये बीन शेप्ड मैं गार्ड सेल बना दे रहा हूँ। अब कुछ सेल जो होती हैं बच्चों, इनके आसपास होती हैं ऐसे, ये जो मैं सेल बना रहा हूँ यही है सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी सेल, ठीक, और ये है गार्ड सेल, ठीक। और गार्ड सेल जो होती है क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिलस होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, और इसका फोटोसिंथेटिक होना ही इसके ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में वर्क करता है, ये बात याद रखिएगा। तो गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है, ये सही है। स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है, खुलते बंद होते हैं। सब्सिडी सेल मैंने बताया कि गार्ड सेल के आसपास होती है, बिल्कुल सही है। फ्लोएम फाइबर का ही दूसरा नाम बास्ट फाइबर है, और इनके 3 प्रकार इनका बनता है फाइबर, जूट, फ्लैक्स और हेम्प, तो ये भी सही है, और इसका दूसरा नाम बास्ट फाइबर है। तो ये पाँचों मैचिंग सही है भाई। 5, दैट इज़ फर्स्ट आंसर। तो बच्चों यहीं से हमारा सेशन खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमारे सभी साथियों और मेरे द्वारा किया गया ये सेशन आपको कैसा लगा। मेरे सभी साथियों ने काफ़ी बहुत मेहनत की, मैं जिस उद्देश्य से पेपर बनाया, सभी साथियों ने बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट बताए जो मैं सोचा नहीं था। उनके पेपर डिस्कशन से मैंने बहुत कुछ सीखा। ये नीट टॉपिक टेस्ट सीरीज का सेशन 2023-24 का ये आखिरी टेस्ट था। आशा उम्मीद है कि आपको पेपर अच्छा लगा, और मैंने पूरी कोशिश की पूरे साल भर कि नीट T1 से लेकर नीट 21 तक पूरी NCERT को समराइज करके आपको क्वेश्चन के माध्यम से दूं। ठीक है, हमारी टेस्ट से बिल्कुल भरोसा रखिए। ये आखिरी टेस्ट था, आज ये नीट टॉपिक टेस्ट का टेस्ट खत्म हुआ, तो मैं अपने सभी सीनियर साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। ठीक है, पेपर डिस्कशन के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।